है। इससे एक तो मुझे ये पता चलता है कि पढ़ने का, पढ़ाने का, अपने इल्म में इजाफ़ा करने का कितना अल्लाह ताला के जो है करीब, कितना इसका जो है एक बुलंद मुकाम है। चाहे दुनियावी इल्म हो या चाहे वो हकीकी इल्म अल्लाह ताला की किताब हो, तो इस नीयत से अल्लाह ताला के कलाम से हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बरकत डाले और जिस पर्पज़ के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, वो फुलफ़िल हो और यहाँ से इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ जो है सीख कर ही जाएँ। ये जो ट्रेनिंग है आपको हादी एमएचएन कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दी जा रही है with the joint collaboration of tax advisory and consultancy solutions. Both are the tax consultant and Lahore based consultants. हाउस कीपिंग रूल्स ये है कि आपने जस्ट जो है अपना कैमरा भी ड्यूरिंग द सेशन ऑफ रखना है और अपना माइक को भी ऑफ रखना है। कैमरे की रीज़न ये है कि नेट ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियसली नेट का थोड़ा प्रॉब्लम भी चलता है, आपको पता है पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ कौन सा कोई हमें वो बहुत अच्छी नेट इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो इसलिए जो है हम जस्ट ओवर द माइक जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप ड्यूरिंग द सेशन अनम्यूट करके तो अपना जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दूसरा पार्टिसिपेंट जो है अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो लेट हिम फिनिश फर्स्ट, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद जो है आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं मोहम्मद हैदर अली, इट्स बीन लाइक 13 years आई मीन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन फील्ड, और लास्ट 7 years से अपनी टैक्स कंसल्टेंसी भी रन कर रहा हूँ। इसके अलावा ट्रेनिंग भी देता हूँ टैक्सेस की। मैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, इसके अलावा आईटीपी होल्डर भी हूँ। और लेट्स वेलकम जी आवर स्टूडेंट्स। हमारे साथ अभी दो स्टूडेंट्स हैं, साद अहमद हैं इस्लामाबाद से, ये भी लॉयर हैं, और हमारे साथ अब्दुल रऊफ़ हैं, ठीक है, ये भी इस्लामाबाद से लॉयर हैं। तो वन बाय वन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहले साथ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि एटलीस्ट पता चल जाए कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, टैक्स के किस एक्सटेंट तक आपको चीज़ों को पता है, ताकि ड्यूरिंग द सेशन फिर हम उस लेवल पे जाके जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक हम लोग जो है अपनी ट्रेनिंग को इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा बस जस्ट एक मुझे फेमिलियर होने के लिए आप दोनों से आपका बैकग्राउंड चाहिए, तो मुझे जो है अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें जी। साथ प्लीज़ पहले आप करवा दीजिए। जी साहब। आवाज आ रही है जी जी, सर? बिल्कुल आ रही है जी। जी, मोहम्मद साद मेरा नाम है। और चले, आई बिलीव उनका कोई थोड़ा सा नेट का इशू या आवाज़ का है। चले हम अब्दुल रऊफ़ की तरफ चलते हैं, उनसे फिर टाइम टू टाइम जो है उनसे बातचीत भी कर लेंगे, और ये सेशन का फ़ायदा भी ये है कि टू वे कम्युनिकेशन है, तो साथ साथ बातचीत चलती रहेगी। जी अब्दुल रऊफ़, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मैं जो सलाम। हूँ अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इधर क्रिमिनल में। तो बाकी ये है कि हमारी वो लीगल फर्म है इधर इस्लामाबाद में, पेट में, ये जफर खोकर के साथ। तो इस तरह के बाकी हमारी रूटीन वगैरह यही है कि मंडे टू वेडनेसडे जो है वो रूटीन हमारी जो है वो थोड़ी टफ होती है, और उसमें जो है वो मतलब हमारी मॉर्निंग भी होती है, उसमें हमें इधर कचहरी वगैरह जाना होता है, और इवनिंग अपनी जो प्राइवेट चेम्बर जो है उसमें मतलब केसेस वगैरह अटेंड करने पड़ते हैं। उसके अलावा बाकी है कि अकाउंट्स में पीछे भी इस तरह मेरा खासी बैकग्राउंड है, लेकिन ये है कि अपनी एक कंपनी थी तो उसकी वो टैक्सेशन वगैरह फाइलिंग करते करते जो है वो चीज़ें मेरे थोड़े उसमें समझ में आ गई थी। और उसकी जो है कंप्लीट वो इनकम टैक्स फाइलिंग और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह जो होती थी वो ज़्यादा काम पड़े थे, एक्सपीरियंस के साथ था। तो उसमें जो है वो उस उसकी थोड़ी-सी मेरे पास एक्सपीरियंस वगैरह, उसके अलावा कुछ और भी कंपनीज़ वगैरह के मेरे पास मैटर वगैरह आते रहे, जिनकी फाइलिंग वगैरह जो है ना मैंने किया है, मतलब कि कुछ नोटिस से भी रिप्लाई किया, और बस इस किस्म की जो है ना वो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह रही है इसमें टैक्सेशन में। बाकी हमने इसके बेसिक कोर्सेज वगैरह पढ़े हैं टैक्सेशन के, जो मतलब कि ये साइनॉप्सिस की और दूसरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। तो बाकी उसके अलावा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है ये, मतलब एफबीआर के पोर्टल की फाइलिंग वगैरह और ये चीज़ें मतलब इतनी ग्रेट नहीं है इसमें एनेक्सर्स वगैरह, एनएक्सी, एनएक्सएफ वगैरह, ए एंड आई, और इस पे थोड़ा बहुत काम शाम भी है।
उसके अलावा बाकी जो है मतलब कि कोई स्पेसिफिक उस तरह नहीं है कि मतलब एक वो जैसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है उस तरह नहीं है, बस जनरल ओवरऑल जो है चले, वो उसमें ठीक हो गया, वेरी काम नाइस, वगैरह किए हमने। वेरी नाइस अब्दुल रऊफ, वेरी नाइस। अच्छा, ये हमारा ब्रोशर है, इसके अलावा हमारे सर्विसेज वगैरह हैं, ठीक है, इनके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिया जाता है, आपकी जो 8 वीक से जो ऑनलाइन सेशन है वो आप लोगों का कंप्लीट करना लाजमी है, ठीक है। अगर कोई क्लास वगैरह मिस हो जाती है तो ऑल्टरनेटिव बैचेस के अंदर जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि एटलीस्ट आप अपने 8 के 8 लेक्चर जो हैं वो लाइव अटेंड करके फिर ही यहाँ से जाएं। अच्छा, अब हमारा सेशन हमने किस तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है कि हमारा ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे का लेक्चर है, ठीक है, जिसमें एक्टिव लर्निंग भी है, उसमें कुछ सेल्फ रीडिंग भी है, ठीक है। और ज़्यादातर जो पार्ट है हमारा, आप कह लो कि 80% कोर्स का वो सारा प्रैक्टिकल बेस है, लाइफ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई ज़्यादा ऑर्डिनेंस वगैरह खोल के पढ़ाने का वो कोई इस तरह का कुछ सीन नहीं है, ना हमने कभी पढ़ाया है, वो आप खुद से भी कर सकते हो और वो हम आपको अपने लिए देंगे। यहाँ पे जो है प्रैक्टिकली आपको इस तरीके से करवाया जाएगा कि एक स्टेज पे जो है आपका नॉलेज बेस क्रिएट किया जाएगा, थ्योरी थेरेटिकल बताया जाएगा, उसकी बेस के ऊपर आपके डिफरेंट जो है ऑर्डिनेंस और एक्ट्स वगैरह के साथ आपकी स्किल्स डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है, टैक्सेशन की। उसकी बेस के ऊपर आपकी जो है सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर्ड करने के बाद उसकी एप्लीकेशन करवाई जाएगी, इम्प्लीकेशन करवाई जाएगी। हमारी जो ट्रेनिंग है 110% प्रैक्टिकल है। ये करने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाते हैं कि आप जो एक लैंग्वेज होती है ना टैक्स की, वो आप समझने लग जाएंगे कि जी अगर आपके पास एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है तो उसके इनकम टैक्स से कौन कौन से एक्सपेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके सेल टैक्स से क्या रिक्वायरमेंट्स है, सेल टैक्स का उसके किस तरीके से काम करना है, तो वो आपको प्रैक्टिकली जो है हर चीज़ यहाँ से करवाई जाएगी, रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। काम आप जब इंशाल्लाह अपने हाथ से करेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, उस टाइम आपको मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब आप एक दफ़ा अपने हाथ से कर लेंगे, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, फिर इंशाल्लाह इंसान की प्रैक्टिस बन जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके बाद उसकी फिर एक्सपर्टीज जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इस ट्रेनिंग से आपको गेट भी मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, एक ट्रैक के ऊपर आपको ला के खड़ा कर दिया जाएगा, जहाँ से आप अपने भी टैक्स के करियर को भी, आगे कंसल्टेंसी को भी रन कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो मैथडोलॉजी है हमारी ट्रेनिंग की, वो 50% लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, 30% उसके अंदर एक्टिव लर्निंग है, वो मैं आपकी करवा दूंगा। बाकी तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली जो है, जो चीज़ें करवाने वाली होंगी वो मैं आपको खुद हाथ से करवाऊंगा। कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह होती हैं जो टाइमली आप उनको लाइव नहीं कर सकते, उसके लिए हमने जो लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। 110% जो है चैलेंज के साथ तमाम की तमाम वर्किंग जो है प्रैक्टिकल बेस है, और ये तमाम वो काम है जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो है कंपनी करी होती है। तो इंशाल्लाह मेन चीज़ होती है हमारी आउटपुट की है, ठीक है, आप इनपुट आपका आपने कॉस्ट इसकी बेयर की, आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो लर्निंग जो है आपकी, लर्निंग आउटकम जो रिजल्ट होगा क्या होगा कि इंशाल्लाह आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है, यू विल बी एबल टू इंडिपेंडेंटली हैंडल योर ऑल मंथली सेल टैक्स रिटर्न फॉर ऑल प्रोविंसेस। पंजाब की है, सिंध की है, केपीके की है, बलोचिस्तान की है, जीरो से ग्रास रूट लेवल से कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, अपनी इनपुट की आउटपुट की लाइब्रेरी को किस तरीके से मैच करवाना है, किस तरीके से जनरेट करवाना है, रिकन्सिलेशन वगैरह बनाने के बाद, ठीक है, आप पोर्टल के ऊपर जाके वर्किंग करके डाटा एंट्री करनी है, ठीक है। आपको पता होगा कि मैंने अपनी क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है, उसकी टैक्स की लाइबिलिटी को किस तरीके से जो है डिस्चार्ज करवाना है, किस तरीके से बनानी है। तो इंशाल्लाह हम ये चारों सर्विसेज की भी करेंगे। फिर हम फेडरल के एक जनरल लेवल पे जेनेरिक हमने बनाई हुई है, उसके भी एग्जांपल देख लेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स की जो है इंशाल्लाह जब आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे तो एट लीस्ट जो है आप एक इंडिविजुअल सैलरी इंडिविजुअल, एक बिजनेस इंडिविजुअल, उस अलोंग विद अगर किसी के रेंटल प्रॉपर्टी है तो इन तीनों की रिटर्न किस तरीके से फाइल करते हैं, डाटा किस तरीके से आपने प्रोवाइड करना है, डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है, लाइबिलिटी को किस किस हेड में किस तरीके से डालना है, कि अब कितनी लेजिटिमेट तरीके से मिनिमम लाइबिलिटी अपने क्लाइंट की किस तरीके से जो है हमने कंप्यूट करनी है। और उसके बाद जाके एक्सेल पे हर वर्किंग करने के बाद पोर्टल के ऊपर जाकर डाटा एंट्री हमने कैसे करनी है, तमाम की तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। वेल्थ स्टेटमेंट इंडिविजुअल की बनानी सिखाई जाएगी, रिटर्न बनानी सिखाई जाएगी, पूरी 3 से 4 केस स्टडीज़ हैं, प्रैक्टिकल 100% जो है। इसके अलावा आपको जो है टैक्स रजीम पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी है, मिनिमम टैक्स क्या है, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, और 147 एडवांस क्वार्टरली इनकम टैक्स जो है कंपनीज जमा करवाती हैं, ये भी 153 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है 147 का, ठीक है। इसकी पूरे साल के एग्जांपल है कि हर 3 माह बाद जमा करवाना होता है, तो 4 क्वार्टर की वर्किंग किस तरीके से पूरे साल में करनी है, हर चीज़ आपको खास से करवाई जाएगी। फिर आप जो पार्टीज का टैक्स विदहेल्ड करते हैं, चाहे अब आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट की पेमेंट हो, रेंटल
जो है आपकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर अगर आप बीइंग अ विद होल्डिंग एजेंट टेनेंट हैं, उसकी किस तरीके से आपने टैक्स जो है वो विदहेल्ड करना है, लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है, हर चीज़ आपको एक्सेल पे सिखाई जाएगी। उसके बाद जो है 149 की स्टेटमेंट कैसे जमा करवाते हैं, फिर पार्टीज का जो टैक्स है, ठीक है, वो एफबीआर कहता है कि मुझे स्टेटमेंट के जरिए जो है जमा करवाओ कि आपने इन 3 माह में इस एक्सपेंस के अगेंस्ट कितना 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 टैक्स विदहेल्ड किया। वो 165 की स्टेटमेंट बनती है। 3 माह की प्रॉपर वर्किंग सिखाई जाएगी कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है जीरो से, और जाके पोर्टल के ऊपर सबमिट कैसे करना है। इसके अलावा पीएसआईडी, टैक्स प्लान वगैरह किस तरीके से रखने हैं कि कल को अगर कोई टैक्स ऑडिट खुल जाता है या किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है साल बाद, तो किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपने डाटा को पहले से ही या पहले महीने इस तरीके से रखना है कि आखिर में जाके 12वें महीने में पता हो कि हमने कौन सी डॉक्यूमेंट किस तरीके से सारी हमने उसकी साइकिल चलाई है। हर चीज़ जो है आपको प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी। आज हमारा लाइव ऑनलाइन सेशन है। आज थोड़ा सा जो है इट्स लाइक अ बिट बोरिंग, क्योंकि ये आपका आज वार्म अप लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद बल्कि फर्स्ट हाफ के बाद जो है आपका तमाम प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी इसके अंदर थ्योरी भी सिखाई जाती है ना, तो वो थ्योरी भी प्रैक्टिकल बेस होगी और 110% प्रैक्टिकल बेस होगी। शुरू का आधा पौना घंटा जो है हम एक वार्म अप करते हैं, सेशन लगाते हैं, ठीक है, आपको ट्रैक पे लेके आते हैं। उसके बाद जो है उसकी बेस पे इंशाल्लाह फिर आगे प्रॉपर जो है हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो है इनकम टैक्स और टैक्स क्या होता है, ठीक है, इस टैक्स का इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, कुछ इसका कंसेप्चुअल अप्रोच देख लेते हैं। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 153 के लिए विद होल्डिंग टैक्स विद होल्डिंग एजेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एफबीआर के अंदर सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा होता है ना सेक्शन 153 का होता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि बिजनेस ने अपने एक्सपेंस के ऊपर पेमेंट जो है, जब कोई एक्सपेंस किया है उसकी पेमेंट के टाइम पे उसने टैक्स विदहेल्ड करना है, वो किसने करना है, कैसे करना है, पूरा जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक सिखाया जाएगा। प्रॉपर जो है इसकी प्रॉपर जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं मैं उसके साथ आपको लिंक भी शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि बाद में जो है आप इसको आराम से इजीली अवेलेबल भी होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो आज का जो स्पेसिफिकली आज का जो लेक्चर है उसका जो हमारा लर्निंग आउटपुट ये है, ठीक है। फिर एक तो हम थोड़ा सा टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स को देख लेंगे, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन सिस्टम को देख लेंगे। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट इनकम टैक्स का डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसको स्टडी कैसे करते हैं। अच्छी बात यह है कि आप लोग दोनों ही माशाल्लाह एलएलबी लॉयर, तो ठीक है, तो आपका इस चीज़ के ऊपर इतना जो है टाइम स्पेंड नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस टाइम को बचा के अपनी जो टैक्स वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि आप लोगों को टैक्स का जो है वो काफ़ी हद तक लीगल लैंग्वेज का जो है पता है। तो जहाँ कहीं भी कहीं को मुश्किल आती है तो आपने पूछ लेनी है। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट आपको पता होगा। तो जस्ट एक वार्म अप लेक्चर करते हैं, शुरू वाला 30 to 35 मिनट, उसके बाद फिर हमारा आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सेशन के दरमियान में अगर कोई इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी आती है, किसी किस्म का कोई इशू आता है, तो आपने बता देना, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको उससे दोबारा से उसको रिपीट भी कर दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट देखने लगा था कि हमारे साथ दोनों पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। मेरा ख्याल है साथ का जो है ना इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, वो भी हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। मैं उनको मैसेज भी कर देता हूँ, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल रऊफ, आपको तो आवाज़ ठीक आ रही है ना? जी सर, ठीक है। हेलो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथ को मैसेज कर रहा था, मैंने कहा उसको मैसेज कर दूँ, वो मैं ठीक है वो सर। मैं ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए अभी हम इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स इन लीगल कंटेस्ट। अच्छा, इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन एक दफ़ा ना आपको बता देना लाजमी समझता हूँ। सिंपल ही है कि स्टार्टिंग मैंने यहाँ से रखी हुई है। अब वो पिलर्स ऑफ स्टेट के हैं, कोर्ट, पार्लियामेंट, डिसीजन, ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह आप लोगों को पता है, ठीक है। उसकी तरफ नहीं जाते, डायरेक्ट हम इधर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सिर्फ बताता हूँ कि टैक्स होता क्या, टैक्स की डेफिनेशन क्या है। अब ये स्लाइड्स आपको दे दी जाएंगी, ठीक है, पूरा वीक आपके पास है, इसको स्टडी कर लीजिएगा आराम से। मैं जस्ट कंसेप्ट दूंगा, तो इसको वन लाइन बाय लाइन रीड भी नहीं करूँगा, ताकि वो जो एक लेक्चर जो है वो बोरिंग भी ना हो। अच्छा, सिंपल बात ये है कि स्टार्ट यहाँ से किया कि हमारे इधर बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि लोग समझते हैं कि जो टैक्स है ना, वो एक फ़ी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो हमें वो लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करिए, जो है हमें हेल्थ के सेक्स प्रोवाइड करी है, कोई डिफेंस के ऊपर जो पैसे लगाती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट, इन सर्विसेज के अगेंस्ट जो है ना, वो हमसे फ़ी चार्ज करती है, जिसको हम टैक्स कहते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट ही हमें यहाँ से लेना है कि टैक्स जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स इज़ अनदर थिंग, ठीक है। जो टैक्स सिंपली वर्ड क्या है कि गवर्नमेंट जो है, आप चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कॉरपोरेट हो, चाहे कोई
कॉरपोरेशन हो, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसके अंदर तीन चीज़ें आती है, मैं बताता हूँ कौन कौन सी। गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसके ऊपर, अपनी कंट्री स्टेट के ऊपर, स्टेट के लोगों के ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर, वहां से टैक्स कलेक्ट करती है और बाद में उसको ही जनरल पब्लिक के लिए यूज करती है। अब इस कंसेप्ट से जो लोग हैं ना वो समझते हैं पता नहीं शायद ये सर्विस है, सर्विस के अगेंस्ट पैसे कलेक्ट करिए, दैट इज कॉल्ड टैक्स। नहीं, टैक्स जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं है। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने अपने जो है चार्जेस पूरे साल के अंदर अपना एक्सपेंडिचर्स को मीट करना होता है, चाहे वो डिफेंस पे लगाना है, लॉ एंड ऑर्डर पे लगाना है, उसने टाइम टू टाइम जो है अपने एक्सपेंसेस को मीट करनी है, अपनी फेडरल के एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, हमारे केस है प्रोविंशियल लेवल पे देनी है। तो उसने जो है उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसको रेवेन्यू जो है रिक्वायर्ड है, उस रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए जो है वो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो अपनी जनरल पब्लिक के ऊपर टैक्स इंपोज करती है। तो ये तमाम बातें मैंने डिफरेंट सेक्शंस वगैरह से ली हुई हैं, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, सारा लुबे लुबाब ये है जो मैंने आपको भी एक दो लाइनों में बता दिया है। ठीक है, अब असल जो बात समझाने वाली है वो ये है कि जो मैंने रेड की हुई हैं वो तीन चीज़ें हैं। जो टैक्स है ना ये एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, इट्स नॉट अ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरी चीज, ठीक है, तीसरी है कि इट इज इम्पोज अंडर द स्टैट्यूटरी पावर, ठीक है, इसको लॉ की पावर जो है इसके पास होती है पाकिस्तान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत, ठीक है, इसके पास एंट्री नंबर 46 47 की जो है आई बिलीव इसके पास पावर है। उसके बाद तीसरी है कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि अगर मैं बात करूं इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, विदाउट द विलिंगनेस और टैक्स पेयर। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब देखें, आप जब कोई सर्विस देते हैं लेते हैं तो आपने उसके अगेंस्ट पैसे देने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टैक्स है वो विदाउट, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जी विदाउट द टैक्स पेयर कंसेंट, यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, अब ये प्रैक्टिकल चीज़ आ गई, आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको चाहे आपकी विलिंगनेस हो, आपका कंसेंट हो या ना हो, गवर्नमेंट आपसे स्टैट्यूटरी पावर को यूज करते हुए टैक्स आपके ऊपर इम्पोज करेगी और आपसे टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स जो है कलेक्ट करेगी। तो टैक्स के बारे में तीन चीजें याद रखनी है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दूसरी विदाउट द कंसेंट ऑफ द टैक्स पेयर, ठीक है, और तीसरी इसको स्टैट्यूटरी पावर जो है इसके पास होती है। और ये याद रखिएगा कि ये जो है इट्स नॉट अ पेमेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड, के हमें किसी किस्म की जो गवर्नमेंट जो है हमें फैसिलिटी दे रही है वो उसके अगेंस्ट नहीं। टैक्स इज अनदर थिंग, फी इज अनदर थिंग, इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। अच्छा, उसके बाद सेम उसी तरीके से है, अब जिस तरह एक साइंस एक ब्रांच है उसके आगे डिफरेंट ब्रांचेस अरे हैं। एक जी जी प्लीज, एक पॉइंट था सर। जी जी प्लीज। सर ये जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में तो जैसे ये प्रॉफिट के ऊपर ये लोग टैक्स लेना चाहिए ना, लेकिन ये जो है ओवरऑल उसके ऊपर ले रहे होते हैं बिजनेस कैपिटल के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो चीज़ है ये लॉ टैक्सेशन, टैक्सेशन जो है ना पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम जो है ना वो बड़ा गंदा है। यहाँ पे एक किस्म का, यहाँ पे एक किस्म का टैक्स नहीं है, ये आपके ऊपर टर्नओवर का टैक्स भी ले रहे होते हैं, ये आपके ऊपर जो है टैक्सेबल इनकम के ऊपर भी ले रहे होते हैं, इसके अलावा इन्होंने होल बड़े टैक्सेस लगाए होते हैं। तो अभी जी हम हाँ आगे चल के पढ़ेंगे कि सेल के ऊपर भी टैक्स भी जमा कराना है, फिर हमने अपनी इनकम के ऊपर भी जमा कराना है, फिर हमने अपनी एस्टिमेट इनकम के ऊपर भी टैक्स जमा कराना है। ये तमाम एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही होती है। तो जब जब आपके पास कोई कॉर्पोरेट लेवल का आएगा क्लाइंट तो वो सारी चीज़ें आपसे करवाएगा जो अभी हम इस ट्रेनिंग में करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना एक नहीं बड़े किस्म का टैक्स ले रहे हैं और बाकी दुनिया की निस्बत हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टैक्सीज हैं। हालांकि हमारी डेवलपिंग कंट्री है लेकिन फिर भी इनकी ये हालत है। अच्छा, अब जिस तरह मैं बता रहा था साइंस है, साइंस के अंदर डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, मेडिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंसेज है, फिर इनके आगे फर्दर ब्रांचेज होती हैं। इसी तरह लॉ, जो लॉ की एक जो है टैक्स एक लॉ की एक ब्रांच है, ठीक है, इसके आगे। अच्छा, अब मैं ये वर्ड को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप आगे कल को एडवांस लेवल पे जब जाएंगे मैं आपको इस साथ डिस्कस करूंगा, जब लोग अपील्स में जाते हैं तो वहाँ शेल में माइट के ऊपर जो है 3-3 साल केस चलते रहते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस में हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, इसलिए जस्ट वर्ड बाय वर्ड में चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि जो टैक्स है वो ब्रांच है लॉ की। अब टैक्स और टैक्सेशन में फ़र्क होता है। टैक्स जो होता है इट्स जस्ट लाइक अ मनी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करनी है, चाहे आपकी इनकम हो, आपकी सेल हो और अदर एक्टिविटीज। ये तीन चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, इनकम के ऊपर भी लेती है, सेल टर्नओवर भी लेती है और अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी लेती है, तीनों को देखेंगे। और जो टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन सिस्टम एक पूरा प्रोसेस है, वो एक पूरा कलेक्शन का सिस्टम है। अब टैक्सेशन की जब बात करेंगे ना टैक्सेशन,
तो टैक्सेशन के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स भी आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स भी आ जाता है, और इसके अंदर तमाम एक्सपेक्ट जो है वो क्लियर होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। जो टैक्स है वो एक वर्ड है, वो क्या है, वो जस्ट कलेक्शन ऑफ मनी है, और टैक्सेशन जो है वो इस प्रोसेस ऑफ टैक्स कलेक्शन है। तो इन 2-3 वर्ड्स को जो है हमने इसको डिस्कस किया, और आगे तमाम जो बातें मैंने बताई हैं सेम यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको मैं रीड नहीं करता, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, स्लाइड्स आपको दे दी जाएंगी। तो यहाँ पे ब्लू कलर में देखें, मैंने मेंशन भी किया, देयरफॉर कोरिलेशन मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द फी चार्ज एंड द सर्विस रेंडर्ड अगेंस्ट इट। मिसाल के तौर पे ये बात समझाने के लिए ये बेहतर है कि जिस तरह मैं आपको टैक्स ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपने उसके अगेंस्ट एक जो है वो मुझे कॉस्ट पे किया है, ठीक है, मैंने सर्विस दी, मैंने सर्विस रेंडर्ड की, उसके अगेंस्ट मैंने आपसे फी चार्ज कर ली। लेकिन जो टैक्स है उसमें फिर वही 3 बातें आ गई कि इम्पोज्ड बाय जो है लॉ है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द टैक्स पेयर। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, आप टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन अगर एफबीआर की नज़र में आ जाता है तो वो आपको से लॉ की पावर यूज करते हुए आपके ऊपर, आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो है टैक्स इम्पोज करेगा और टैक्स कलेक्ट करेगा विदाउट योर कंसेंट। तो सर्विसेज में ये चीज़ नहीं होती। आपके पूरे साल में बैड डेट्स भी होते हैं, कंपनी के बैड डेट्स होते हैं, करोड़ों के बैड डेट्स होते हैं, आपको पैसे लेने होते हैं, डेटर्स आपके कस्टमर आपको पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है आपकी सर्विस में और आपके टैक्स में। बाकी तमाम चीज़ें मैंने वही बार बार जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जजमेंट वगैरह सारी मैंने लिखी हुई हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। अब आगे थोड़ा सा, अब यहाँ से ना हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें भी साथ शामिल करते हैं। अब टैक्स होता है 2 तरह का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। पूरी दुनिया में इस तरह है। डायरेक्ट टैक्स नाम से जाहिर है कि डायरेक्ट आपकी इनकम पे इम्पोज किया जाता है, डायरेक्ट आपको हिट करता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ठीक है, वो आप इनडायरेक्टली पे करते हो। सेल टैक्स प्रोविजनल लेवल पे जितने भी टैक्सेस हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो क्या होता है, पास ऑन होता रहता है वन पार्टी टू अनदर पार्टी। जिस तरह वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को चार्ज करती है, दूसरी पार्टी तीसरी, और एट दी अल्टीमेट एंड कंज्यूमर जो है उसको बेयर करता है। अभी हम यहाँ सारी चीज़ें देखेंगे, जस्ट आपका वार्म अप लेक्चर है कि चीज़ें काम किस तरह से कर रही हैं, चीज़ें कहते किसको हैं, ये सारा स्ट्रक्चर बना किस तरह है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में जो मेन आपके पास आता है सोर्स, वो इनकम टैक्स है, ठीक है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, कंपनी हो। हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एफबीआर के जरिए जो है सारा टैक्स कलेक्ट करती है, मॉनिटर करती है। उसके बाद सेल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आप गुड्स के ऊपर भी देते हो, ये आप सर्विसेज के ऊपर भी देते हो। सर्विसेज के ऊपर जो है 18वीं तरमीम जो थी वो आई बिलीव इन्होंने करवाई थी प्रेसिडेंट सदर जरदारी ने 9 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को शायद, और 16 अप्रैल को इन्होंने फिर इसको पास पूस किया था। तब जो है इन्होंने किया था कि जनाब प्रोविजनल लेवल पे जो है सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगी हर प्रोविंस इंडिपेंडेंटली। उससे पहले एफबीआर ही करता था। तो वो भी अभी सारा स्ट्रक्चर हम आगे चल के देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं टैक्सेशन सिस्टम के पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो है उसी तरीके से आम दुनिया की तरह डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास मेन सोर्स ऑफ जो है वो इनकम टैक्स है, कंपनीज देती हैं, बिजनेस देते हैं, इंडिविजुअल सैलरी पर्सन देते हैं। इसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स है। ये चीज़ें क्या होती हैं, रिस्पेक्टिव स्लाइड्स पे इनको डिस्कस करते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स 2 तरह के होते हैं, हम सर्विसेज के ऊपर भी देते हैं, हम सप्लाईज के ऊपर भी देते हैं, गुड्स के ऊपर भी देते हैं। सर्विसेज के ऊपर जो है हर प्रोविंस जो है खुद कलेक्ट करती है। सप्लाईज जो है वो फेडरल लेवल की लेवी है, ठीक है, उसको जो है गुड्स के ऊपर जो है एफबीआर खुद ही पूरे पाकिस्तान में कलेक्ट करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, जो फेडरल लेवल पे है, ठीक है, जिस तरह गुड्स के ऊपर है वो जीएसटी है, इसके अलावा इसके रिड्यूस रेट भी होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट 17% है, फिर कस्टम ड्यूटी वगैरह, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं फेडरल लेवल पे, और डायरेक्ट टैक्स फेडरल लेवल पे इनकम टैक्स है और सीबीटी है। प्रोविजनल लेवल पे बेतहाशा टैक्स हैं, गिने चुने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेन जो है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, इसकी हम प्रॉपर चारों सूबों की मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है, फिर आप एक्साइज टैक्स, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले आपसे एक्साइज कमीशन वाले गाड़ियों का टोकन वगैरह कलेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स है जो आप हर साल पे करते हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कोई प्रोफेशन में एंगेज हो। तो ये तमाम एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। अच्छा, अब इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये चारों सूबों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके लिए अभी फेडरल लेवल की है, एफबीआर मॉनिटर करता है। एफबीआर जो है इसको क्या करता है, कलेक्ट करता है हर टैक्स पेयर से। तो पावर टू टैक्स एंट्री नंबर 47-48 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की, जो इंपावर करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि जो है वो इम्पोज टैक्स करे, ठीक है। आप देख लो उसको पावर मिल गई। अब आपकी चाहे कंसेंट है या नहीं है, आपका चाहे,
किसी किस्म का विलिंगनेस है या नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर जो है टैक्स इम्पोज किया जाएगा। और आपको जो है अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर, अगर आप उनकी टैक्सेबल उनकी जो एम्बिट है, ठीक है, जिस तरह इंडिविजुअल के लिए अभी 4 लाख है, सैलरी पर्सन के लिए 6 लाख है, तो अगर आपकी 6 लाख से ऊपर ज़्यादा सैलरी आ जाती है तो आपने उसके जो उसका फर्दर तरीका जी 5% किस तरीके से हमने कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करने के बाद टैक्स पे करना है, तो इस तरीके से जो है आपने टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है, ये सेक्शन 3 इसका मोस्ट पावरफुल सेक्शन है, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो है कानून के ऊपर जो है इसकी आप कह लो कि ये पावरफुल है। अगर कोई किसी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के साथ आ जाता है इनकम टैक्स मैटर्स में, तो उस तमाम बातों को जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मेंशन की हुई हैं, हम उनको जो है उसको फोकियत देंगे, उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको इग्नोर कर देंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ठीक है, पब्लिश 13 सितंबर 2001 को हुआ था। ये ऑर्डिनेंस 2001, इसकी बैक हिस्ट्री आगे आएगी। उसके बाद जो इन्फोर्स हुआ था वो 1 जुलाई 2002 को हुआ था। अब होता ये है कि जब जो लॉ मेकर्स हैं जब कानून बना देते हैं ना, तो गवर्नमेंट इनको कहती है कि जनाब आपने कानून तो बना दिया, लेकिन इन कानून को किन असूलों के ऊपर अमल करते हुए या किस तरीके से जो है इसको इसके ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन करनी है, तो उसके लिए जो है पे गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट क्या करती है, लॉ मेकर से कहती है कि जनाब आपने कानून तो बना दिया, इसके साथ हमें इनके कानून तो बना के दें, लेकिन असूलों को पेश नज़र करते हुए हमने इस कानून की जो है इम्प्लीकेशन करनी है। तो इसके साथ इन्होंने फिर इनकम टैक्स रूल 2002 मुतारिफ करवाए थे, ठीक है। इसकी भी एप्लीकेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में 1 जुलाई 2002 को ये इन्फोर्स किया गया था। अच्छा, अब जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में है। इसके अंदर टोटल 241 सेक्शंस है, 11 और टोटल 11 स्केजुअल हैं जो कि इस इनकम टैक्स का पार्ट है। हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो फर्स्ट स्केजुअल है उसमें तमाम रेट्स दिए हुए हैं। सेकंड स्केजुअल है कुछ एग्जाम्पशन टैक्स कंसेशन है, उनको स्टडी करेंगे। और 10th स्केजुअल है जो इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2019 में ऐड किया था, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट वाला। ये तमाम जो है हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स जो है, अब आपने याद रखना है कि ये अभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो डेफिनेशन वो ये कहता है कि जनाब ये टैक्स लेव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड टू द होल पाकिस्तान। जनरल जो डेफिनेशन है वो ये है कि इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती है बिजनेस के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन। और इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो, साल के एंड पे अपने रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, और अपनी एनुअल टैक्स की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है, सेक्शन 2 की और सेक्शन 2 की सब सेक्शन 63 की। अब ये पढ़ते किस तरह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इनकम है वो कहता है कि जी इनकम इंक्लूड्स एंड एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, ठीक है। उसके बाद टैक्स में, अब मैंने यहाँ पे ना चीज़ आप नोट करें, इंक्लूड और मीन को ना मैंने हाईलाइट करके अंडरलाइन किया हुआ है बोल्ड करके। ये मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। वो एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 के अंदर जो है ना डेफिनेशन हैं तमाम, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो मुश्किल जो वर्ड यूज किए गए ना उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो वो कहता है कि जनाब टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज अंडर चैप्टर 2 एंड इंक्लूड एनी पेनल्टी फी अदर चार्ज और एनी अदर सम लीव्ड और पेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो टैक्स है वो उसका मतलब ये है। अच्छा, अब असल में क्या होता है कि इनकम जो है, जो टैक्स है ना वो आपकी इनकम के ऊपर लगना है। अब वो लोग अक्सर परेशान, अब ये भी प्रैक्टिकल चीज़ है, बड़े गौर से सुननी है। लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार पता नहीं हमारे बैंक में जो है वो अगर 50 लाख आया तो हमें इस 50 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो 50 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लॉ में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। लॉ ने जब भी वर्ड यूज़ किया उसने आप वर्ड यूज़ किया टैक्सेबल इनकम के ऊपर। आपने अपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो है टैक्स पे करना है। अब वो लाजमन नहीं कि 50 लाख ही 50 लाख आपकी इनकम हो, आपके पास उस 50 लाख का ब्रेकअप होना चाहिए, रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, आपके पास ऑथेंटिक जो है वो प्रूव होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, कल को असेसमेंट के टाइम पे ये चीज़ हाईलाइट होती है तो वो उसको उठा के जो आपकी इनकम का पार्ट बना देगा, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन आपने जब भी टैक्स जो है वो देना अपनी इनकम के ऊपर देना है। अब इनकम के ऊपर जब आपने टैक्स देना तो इनकम कहते हैं किसको है, इनकम है क्या। तो नॉर्मली आपके पास ना कैपिटल रिसीट होती हैं और एक आपके पास रेवेन्यू रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट आती है कि लाइक अगर आपने अपना कोई एसेट वगैरह बेचा है, गाड़ी बेची है, ठीक है, या आपने जो घर बेच दिया है उसके ऊपर आपको जो रिसीट आई है। और इसके अलावा आपको अगर आप एम्प्लॉई हैं, कोई गोल्डन हैंडशेक मिल गया है, कोई टर्मिनेशन सर्विस, ये हम अभी पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर, ठीक है, 5 के अंदर, या कोई टर्मिनेशन के टाइम पे या जब आपने अपनी कंपनी को छोड़ा उसके टाइम पे अगर आपको कोई ग्रेजुटी वगैरह मिल गई है, कोई गोल्डन हैंडशेक मिला है,
ठीक है, तो यानी कि ये कैपिटल नेचर की हैं। कुछ आपके पास रेवेन्यू रिसीट टाइप होती हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट होती है ना, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। मिसाल के तौर पे आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस करने के दौरान जो है आपकी आपने सेल की और सेल करके आपको जो है कस्टमर की तरफ से पेमेंट के अगेंस्ट रिसीट मिली है, अब वो टैक्सेबल है। अब यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी आप टैक्स पे कर रहे होते हो, ठीक है। फिर आपने अपनी इनकम विद होल्डिंग की मद में, और उसके बाद आपने साल के अंत में 12 माह की टैक्स भी वो रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स पे करना है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन जनरल जो मीनिंग है ना इनकम के लिए, वो है पीरियोडिकल मॉनिटरी रिटर्न। मतलब कि अगर सैलरी है तो आपको पता है आपको हर महीने सैलरी मिलनी मिलनी है, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्वार्टरली, बाई एनुअली, एनुअली बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी टैक्स कलेक्शन होगी। आपको जो है वो टैक्स कह रहा हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी आपको प्रॉफिट वगैरह वो मिलेगा, तो वो आपकी जो है एक पीरियोडिकल पेमेंट होती है। यहाँ से वो फिर कल जज करता है कि जनाब ये आपकी जो पेमेंट है, या आपकी पे अगर पेमेंट नहीं है तो इसके अगेंस्ट हमें जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट इसका दें, प्रूफ दें। फिर एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब वही है जो आपने स्पेंडिंग की है। अच्छा, अब बाज़ का ये होता है कि लोगों में कई ऐसी इनकम है जिनको जनरेट करते वक्त आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो डिसअलाउड हैं, इनएडमिसिबल है, जिस तरह सैलरी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अगर कुछ ऐसे हैं, अगर जिस तरह आपके बिजनेस है, अब बिजनेस के दौरान आपके एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ठीक है, परचेजिंग है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, यूटिलिटी के एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो आपको कह देगा ठीक है आप अपनी इसमें से सैलरी निकालें, सॉरी अपने सेल में से अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के जो भी तरीका है उस तरीके के मुताबिक जो है आप हमें टैक्स पे करें। अच्छा, उसके बाद जो है इनकम टैक्स समझना है, तो इनकम टैक्स समझने के लिए आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 भी है, फिर इसके रूल्स भी 2002 हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं एसआरओ, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। एसआरओ होता क्या है? असल में एसआरओ ये होता है कि अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर किसी ना किसी किस्म की चेंजेस करती है तो वो एसआरओ इशू करेगी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू करेगी, और साल के अंत पे उसको जो है इस कानून का पार्ट बना दिया जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर जो है ना वो इशू करती है एफबीआर। मिसाल के तौर पे एफबीआर जो है उसने सर्कुलर इशू किया कि जनाब इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो उसकी जो डेट है वो 30 सितंबर से कर दी गई है 8 दिसंबर, जिस तरह इन्होंने इस बार की है। तो वो आपके लिए आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सर फायदा लेना चाहते हैं तो लें, अगर आप फायदा नहीं लेना चाहते तो ना फॉलो करें। लेकिन एसआरओ जो है वो फिर वही बात आ जाती है जो मैंने पहले बताई थी, विदाउट द कंसेंट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है, आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी करनी पड़ेगी विद इफेक्टिव डेट जो उन्होंने मेंशन किया, चाहे वो आपके फायदे में हो, आपके हक में हो या ना हो। एसआरओ पे अमल करना हर टैक्स पेयर का जो है वो उसके ऊपर ये आप कह लो कि लाजमन है। जो भी आपका टैक्स पेयर है, जब किसी भी फील्ड का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का जब एसआरओ कोई आता है रेलिवेंट, और उसको उसको फॉलो करना, उसकी इम्प्लीकेशन करना, उसको अप्लाई करना लाजमी है। अगर नहीं करेगा तो कल को वो जो है पेनल्टी वगैरह जो भी कल को उसका जो सरचार्ज वगैरह उसको देंगे, ठीक है, या उसको पेनल्टी लगाएंगे, फाइन डालेंगे, उसको देना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि एसआरओ के ऊपर अमल करना लाजमन है, सर्कुलर के ऊपर जो है वो लाजमन नहीं है। अगर आप फायदा लेना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तो ना लें। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वगैरह इशू करती है। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, जिस तरह भी आपने देखा अभी फाइनेंस एक्ट 30 जून से पहले पहले जो है इन्होंने इसको करना है, डिस्कस करना है, बनाना है। बजट वगैरह की सारी डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। फिर फाइनेंस एक्ट आएगा और इन्होंने 1 जुलाई से पहले पहले इसको जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। वो आगे आने वाली स्लाइड में इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को समझना है तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है आपके पास जो होती है वो कोर्स के लास्ट डिसीजन है। इसको पढ़ें, चाहे मैं रेकमेंड करता हूँ दिन में एक ही पढ़ें, लेकिन पढ़े लाजमी। आपको यहाँ से टैक्स काफ़ी सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पास जनरल प्रोजेक्ट 1897 है, या लॉ की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, जिसको आप यूज़ करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जहां आपको कोई मुश्किल होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक फीचर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल वगैरह है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ जी। जी अब्दुल्ला, यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? जी सर। नहीं नहीं सर, बस ये जस्ट ये आप बता दें कि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही है ना, मैंने आपको बताया, वो जस्ट वार्म अप ठीक है लेक्चर है ठीक है आपका। जी जी प्लीज। ठीक है ठीक है। तो बस ये आप ना इस बता दीजिएगा कि किस शेड्यूल से ना हम लोग मतलब कि इन चीज़ों को कवर करेंगे ना, क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं। मतलब हम लोग फर्स्ट
पे क्या चीज हम पढ़ेंगे, या कोई ये स्लाइड से पढ़ेंगे या फिर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से कोई बताएंगे? वो मैं आपको सारा साथ साथ बताऊंगा। अभी आपने ना यहाँ पे कुछ चीज याद भी नहीं करनी है, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कुछ चीज याद करनी है, आपने जस्ट मुझे सुना है। आप समझ लें कि मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ और आपने जो है ना बड़े अटेंटिवली ठीक सुनना है। है बस। यहाँ से जो दो जब ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें आएंगी ना तो मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है। साथ जो है, साथ ने हमें ज्वाइन नहीं किया, मेरा है उसका नेट का मसला पड़ गया। जी जी। जी जी। चलें इसका भी मैं जो है सोल्यूशन निकालता हूँ। अच्छा, अब बेसिक फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेसिक फीचर्स क्या हैं? असल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का काम ये है कि उसने ना डिफरेंट लाइबिलिटीज क्रिएट करनी है क्लास ऑफ पर्सन और पर्सनस के ऊपर। सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, क्या उसको बोलते हैं, लेदर की इंडस्ट्री है, मतलब जितना भी वो बिजनेस है ना उसका काम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कि उसने जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी को करना है क्रिएट। लेकिन अभी जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जिस शक्ल में मौजूद है वो एक है ढांचा, एक है स्केलेटन। ठीक है, जिस तरह गाड़ी होती है ना, गाड़ी खुद तो नहीं चलती है, वो तो ढांचा होती है, उसको चलाने के लिए इंजन चाहिए होता है। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो इंजन है ना वो फाइनेंस एक्ट है। अगर फाइनेंस एक्ट नहीं ना होगा तो इनकम टैक्स अपने आप में एक एम्प्टी स्केलेटन है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट क्या करता है, वो एक गियर का काम करता है, एक इंजन का काम करता है, इन्फोर्स करता है लाइबिलिटी को। मिसाल के तौर पे ये इनकम टैक्स ही फैसला करे, सॉरी फाइनेंस एक्ट ही फैसला करेगा कि जनाब इस साल जो है आपने सैलरी पर्सन को 6 लाख तक की छूट देनी है या 4 लाख तक की देनी है। अगर किसी का 4% रेट था तो उसका 8% करना है, अगर किसी का 8 था तो उसका 6% करना है। तो असल में जो फैसला करता है, जो इंजन का काम करता है, जो गियर का काम करता है, वो करता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो अगर ये याद रखना है बात, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपने आप में जस्ट एक सादा कानून है। ठीक है, लेकिन उसको उस ढांचे को चलाने के लिए आपको इंजन रिक्वायर्ड है और वो काम करता है आपका फाइनेंस एक्ट। तो बेसिकली जो है इसके दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं ऑर्डिनेंस के। पहला ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट ये है हायर यू अर्न हायर यू पे। मिसाल के तौर पे कि अगर अब्दुल रऊफ की सैलरी 6 लाख से 12 लाख है तो 5% रेट होगा। अगर अब्दुल रऊफ की सैलरी 13 लाख से 20 लाख है तो 10% होगा। यानी कि हायर यू पे जितना ज़्यादा अर्न करते रहोगे उतना ज़्यादा टैक्स भी बढ़ता रहेगा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ही होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है फिस्कल पॉलिसी के लिए। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो तीन उसके मकसद हैं। एक, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। लेकिन इसको चलाने के लिए, इस ढांचे को चलाने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें होता है फाइनेंस एक्ट। इसलिए आपको पता है कि हर साल जो है वो फाइनेंस एक्ट की शोर मचा होता है कि जनाब हमने फाइनेंस एक्ट जो है वो पास कराना 30 जून से 1 जुलाई से पहले पहले। अच्छा, अब यहाँ से जो अब तमाम बातें ख़त्म हो गई। अब इस स्लाइड से ऑनवर्ड जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही हैं और आपने अटेंटिवली इसको सुनना है। ठीक है, अब बातें सारी ख़त्म हो गई, जितना वार्म अप करना था कर लिया। अब हमारे पास जो है बात स्टार्ट होने लगी है, वो है प्रैक्टिकली। सबसे पहले कि कानून को पढ़ना किस तरह है, ये आपको भी इसका थोड़ा आइडिया होगा। मैं वार्म अप के लिए दोबारा भी बता देता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना किस तरह है, हमारे पास सेक्शंस वगैरह होते हैं। असल में क्या होता है कि एक चीज़ को एक लाइन में बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको फर्दर चैप्टर्स के अंदर डिफाइन किया होता है, फिर चैप्टर के अंदर उसके क्लासिफिकेशन होती हैं, सेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हर बात से कोई नई बात निकल आती है, कोई नया मतलब निकल आता है, या उसको एक लाइन के अंदर डिफाइन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो लॉ मेकर्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने उसकी सब कैटेगराइजेशन की होती है, क्लासिफिकेशन की होती है। अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल में हमारे पास सेक्शन 12(2)(e)(2) है। अभी होता क्या है, ये याद रखना है कि जब जो न्यूमेरिक होगा वो आपका सेक्शन होगा, जो न्यूमेरिक ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम सब सेक्शन कहेंगे, जो स्मॉल अल्फाबेटिक ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम कहेंगे क्लोज, और जो काउंटिंग रोमन लैंग्वेज में लिखी होगी ना उसको हम कहेंगे सब क्लोज। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसको नरेट कैसे करना है, इसको हम ऐसा कहेंगे कि सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज ई ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। अब ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 12 सैलरी का है, तो हमने पढ़ा है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। तो यहाँ पे देखो सब सैलरी का सेक्शन 12 है और सब सेक्शन 2 है जिसमें वो बता रहा है कि जनाब सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय। और उसके बाद कहता है कि क्लोज ई
ऑफ एंड देन क्लोज टू, तो क्लोज ही उसका ये है, उसके बाद सब क्लोज उसका टू आ गया। तो इसको नरेट करना हो, बताना हो, बात करनी हो तो कैसे करेंगे? सब क्लोज टू ऑफ क्लोज ई ऑफ सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन 12। तो इस तरीके से जो है इसको नरेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ना कुछ डेफिनेशंस होती हैं। अब डेफिनेशन जो है ना, अब आपको माइंड में आएगा जो मैंने आपको कहा था कि पीछे मैंने बोल्ड की हुई है, मीन्स और इंक्लूड, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक डेफिनेशन जो है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मीन्स, यानी कि सेक्शन 2 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, अगर कोई डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होगी तो इसका क्या मतलब होता है? इससे मुराद ये होगा कि अल्फाज के जो मायने यहाँ बताए जा रहे हैं उसका मतलब सिर्फ यही होगा, यानी इस लफ्ज़ के जो मायने दुनिया के किसी डिक्शनरी या कानून में मौजूद हों वो इसे नहीं लग सकते, इसके मायने वही होंगे जो यहाँ बताए जा रहे हैं। इसलिए इसको एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, एग्जॉस्टिव भी कहते हैं, यानी रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बता दिया गया, इसका मतलब वही है। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे मीन्स का मैंने बोला आपको, अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने टैक्स का वर्ड पढ़ा था तो ऊपर टैक्स का लिखा हुआ था टैक्स मीन्स, तो वो यही था कि टैक्स का मतलब वही है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, यानी इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल डेफिनेशन। अच्छा, इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड्स की डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होगा ना, उसका मतलब ये होता है कि इससे मुराद ये होगा कि अल्फाज के जो मायने यहाँ बताए जा रहे हैं उसका मतलब ये भी होगा, और इसका मायने किसी डिक्शनरी या कानून में अगर मिल जाता है तो उसको वो भी लग सकता है, यानी कि इसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरीके से इसकी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे कोड किया है कि बिजनेस की डेफिनेशन में क्या है, सेकंड लाइन में बिजनेस इंक्लूड्स, ये देखो, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर। मतलब ये कि बिजनेस की डेफिनेशन वो भी है जो यहाँ बताई गई है, और अगर किसी दुनिया की किसी दूसरी डिक्शनरी में है तो वो भी हो सकता है। लेकिन जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होगी उसका मतलब ये है कि जो लफ्ज यहाँ पे जो मायने जो मतलब यहाँ बता दिया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इसका मतलब सिर्फ वही होगा। तो ये दोनों में फर्क आ गया। अब एक होती है हाइब्रिड डेफिनेशन, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि उस डेफिनेशन का कुछ हिस्सा मीन्स का होगा, कुछ हिस्सा इंक्लूड का होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बैंकिंग कंपनी मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन दी बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962। मतलब ये कि बैंकिंग कंपनी का मतलब सिर्फ वही होगा जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 में लिख दिया गया है। लेकिन आगे वो ये भी कह रहा है कि एंड इंक्लूड्स, और इंक्लूड आगे ये मतलब ये कि इसका मतलब एक तो ये भी होगा, और इसके अलावा एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान, दिस डेफिनेशन इज बोथ एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। तो ये जो है डेफिनेशंस का हमारे पास एक कह लो कि सैंपल था जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा कुछ होते हैं रोल ऑफ सर्टेन एक्सप्रेशन, ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे मेन 3 डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब कोई वर्ड कोई डेफिनेशन कोई सेक्शन, बल्कि जब कोई सेक्शन स्टार्ट होगा ना, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, बात फॉलो कर रहे हो, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, जब कोई वर्ड जब कोई सेक्शन सॉरी इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट होगा तो आप इसका मतलब क्या अज्यूम करोगे? इसका मतलब ये है कि अगर जिस सेक्शन में ये बात लिखी गई है उसका कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे सेक्शन के साथ आ जाता है या लॉ के साथ आ जाता है, तो वो वाली बात जो इसके बाद लिखी गई है वो फोकियत रखती है, ठीक है, उन तमाम बातों के ऊपर। यानी कि ये बात जो है हम इसकी बात पे अमल करेंगे जो बात यहाँ पे लिख दी गई है, और अगर इसका कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे सेक्शन या एक्सप्रेशन सेक्शन के साथ आता है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। बात फॉलो की आपने? जी जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ। अच्छा, इसका क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सप्रेशन जिस सेक्शन में आ जाए ये वाला, ठीक है, और अगर इसका कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे सेक्शन के साथ आ जाता है तो हम किसी दूसरे उस सेक्शन की बात को मान लेंगे, यानी कि ये पहले वाले से उलट है। कोई सेक्शन जो इससे स्टार्ट होगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, इसके बाद कोई बात लिखी गई है और उसका कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे सेक्शन के साथ आ गया
तो सिंपली हम उसको फॉलो करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर एक आता है प्रोवियो ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात एक सेक्शन के अंदर आप लिख दी जाती है, मिसाल के तौर पे जनाब कि जो सैलरी पर्सन है उसको 8 लाख तक जो है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 लाख तक जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को मीट करता है, यानी कि एक शर्त लिख दी है। तो प्रोविजो ऑब्जेक्ट ऑफ क्या होता है, शर्त के तौर पे बात लिखी जाती है। अगर तो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है, उस शर्त को पूरा करते हो, तो फिर आप जो है उसको उसके ऊपर उसकी इम्प्लीकेशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसको फॉलो आप नहीं कर सकते। तो 3 बातें, नोट विल स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, मतलब इसके बाद जो बात लिखी जाएगी वो फोकियत रखेगी बाकी तमाम सेक्शंस के ऊपर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ का मतलब ये है कि तमाम वो सेक्शन जिसके अंदर ये बात लिखी जाती है और उसका कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे सेक्शन के साथ आ जाता है, तो हम उस सेक्शन की बात मानेंगे ना कि इसकी। और प्रोविजन ऑब्जेक्टिव जो है एक शर्त के तौर के ऊपर लिखी जाती है, अगर वो शर्त मीट करते हैं तो वो सेक्शन भी आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये जो था हमारा नॉलेज बेस था। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। अब हमारी डेफिनेशन वगैरह सारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को प्रॉपर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्शन 3 जो है सबसे पावरफुल सेक्शन है। अब ये इस क्यों है, ये क्यों सेक्शन इसको पावरफुल बनाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, वो कहता ये है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन। अब देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब ये है कि अगर इस सेक्शन का बाकी तमाम किसी सेक्शन के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम इस सेक्शन की बात मानेंगे। और ये कहता क्या है, इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, वो उसने इस एक सेक्शन ने जो है पावर दे दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की टैक्स मैटर्स के अंदर किसी दूसरे सेक्शन या कानून के साथ किसी किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जो है इसमें लिखी हुई बात पे अमल करेंगे। फिर टैक्सेबल इनकम है तो बात याद रखनी है आपने। अब ये मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता, जस्ट इनका जो एक आपको है कंसेप्ट देता हूँ। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम है, सिंपल सी बात ही है कि लो ये कहता है कि जनाब आपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अब टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है वो भी हम देख लेते हैं। ईच टैक्स ईयर, यानी कि एक टैक्स ईयर जो है उसकी टैक्स है। आप एक टैक्स ईयर की इनकम या एक्सपेंस दूसरे टैक्स ईयर के इनकम या एक्सपेंस के साथ नहीं मिला सकते। अब टैक्स उसने वर्ड यूज कर दिया कि आपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स देना, तो टैक्सेबल इनकम होती क्या है, तो सेक्शन 9 टैक्सेबल ये बताता है, वो ये कहता है कि जो सेक्शन 10 है ना इसके अंदर जो है हम तो वो तमाम बातों को सवाए वो जो जीरो से कम हो, रिड्यूस हो, ओबियसली आपको भी पता कि इनकम जीरो में नहीं हो सकती, तो उसको जो है हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। अब टोटल इनकम में से आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है। अब टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आपको पहले टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। तो टोटल इनकम कैसे निकलती है, सेक्शन 12 ये कहता है कि द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ, किसका सम ऑफ होगा, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ द इनकम फॉर द टैक्स ईयर। तमाम हेड्स, अभी तमाम हेड्स कौन कौन से हैं, वो सेक्शन 11 के अंदर हैं। 5 मेन हेड्स हैं आपके पास। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी जो है ये इसका हिस्सा है ट्रेनिंग का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15 हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 18 हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। यानी कि तमाम सेक्शंस के हेड्स को हम 1 बाय 1 अपनी ट्रेनिंग में करेंगे कि इनके ईच हेड के अंदर जो है इनकम कैसे कंप्यूट करनी है। अब बात आपके माइंड में आएगी कि टैक्स ईयर कहते हैं किसको, तो सेक्शन 74 हमारी रहनुमाई करता है। वो ये कहता है कि जनाब आपका जो एक नॉर्मल टैक्स ईयर है ना वो 1 जुलाई से 30 जून का 12 महीने का होगा। इसके अलावा आपका स्पेशल टैक्स ईयर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी कहती है कि जनाब मैंने जुलाई से जून वाला नहीं लेना, लेकिन मैंने टैक्स ईयर जो है वो लेना है जनवरी से दिसंबर वाला, तो वो भी ले सकती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिस तरह शुगर है, ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, ठीक है, इन लोगों का जो है टैक्स ईयर थोड़ा चेंज होता है। फिर जो चावलों वाली इंडस्ट्री है उनका भी डिफरेंट होता है, तो उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। अदरवाइज जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो क्या होता है 1 जुलाई से 30 जून का। अब ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको लाजमी देखना है क्योंकि इसी के ऊपर जो है हमारी इनकम टैक्स की वर्किंग सारी बेस करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 80 पर्सन के। पर्सन किसको कहते हैं, अब जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना ये कभी भी ये वर्ड नहीं यूज करेगा कि जनाब आपने कंपनी ने टैक्स देना है, इंडिविजुअल ने, अदर अंटिल अगर कहीं किसी किस्म की कुछ स्पेसिफिक जो है उसने मेंशन करना हो। नहीं तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वर्ड यूज हुआ है वो है पर्सन का।
कि जी फलां पर्सन ने टैक्स पे करना है, फलां पर्सन ने टैक्स पे करना है, लेकिन पर्सन के अंदर आता कौन कौन है? तो सेक्शन 80 के तहत एक इंडिविजुअल इनफरादी फर्द भी है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, यानी कि जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो गया था कंपनी, स्टेटस उसका कंपनी है, वो भी पर्सन में है। AOP पार्टनरशिप बिजनेस है, इसके अलावा फेडरल प्रोविजनल और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकम टैक्स का जो सबसे पहला सवाल ये होता है, जब आपने टैक्स की किसी की भी कंप्यूट करनी होती है, आप पूछते हो जनाब आपका रेजिडेंट स्टेटस क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की वर्किंग इसी एक सवाल के ऊपर जो है डिपेंड करती है। अब रेजिडेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेजिडेंट कंपनी भी हो सकती है, रेजिडेंट AOP भी हो सकती है। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है? ठीक है, अब आपके पास ज़्यादातर जो क्लाइंट हैं वो इंडिविजुअल्स के भी आते हैं, ठीक है जी हमारी रिटर्न फाइल कर दें। अब उसमें कुछ लोग अब्रोड भी जो है वो करते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी जाते हैं, या बिजनेस में के चक्कर में भी चले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है स्टेटस क्या है। तो अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल आता है कि जनाब अब्दुल रऊफ मेरी जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, तो आपने सबसे पहले उसको क्वेश्चन करना है कि जनाब आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। उसके लिए आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है। सेक्शन 82 बताता है कि जनाब अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा टोटल 183 डेज, यानी कि अगर कोई पर्सन 183 डेज पाकिस्तान में रहा है एक टैक्स पीरियड के अंदर, चाहे वो 2 माह के लिए चला गया हो, फिर आ गया हो, फिर चला गया हो, एक साल में चाहे 20 दफा आ गया हो, लेकिन टोटल अगर उसने 183 दिन पाकिस्तान में गुजारे हैं तो वो रेजिडेंट कंसीडर होगा। इसके अलावा एक शर्त और है जो उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2019 में ऐड की थी कि आपने ये देखना है कि अगर एक इंडिविजुअल 120 दिन एक साल के अंदर रहे, प्लस पिछले कितने सालों में, 4 सालों में अगर टोटल 365 दिन रहे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार मैं तो 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रही नहीं, मैं तो 100 कह लो कि जनाब मैं तो 115 दिन रहूँ पाकिस्तान में, ठीक है, तो 183 वाली तो शर्त मेरे पे आती नहीं है। अब मैं ये देखूंगा कि इस साल तो मैं 115 दिन रहूँ, लेकिन क्या पिछले 4 सालों में मैं टोटल 365 दिन रहूँ पाकिस्तान में? अगर रहूँ तब भी मैं रेजिडेंट बन जाऊंगा और मुझे एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें मसला क्या आता है, नॉन रेजिडेंट को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम उसकी एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो अपनी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करेगा और वो अपनी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करेगा, अनटिल अनलेस उसने वहां पर टैक्स पे किया हुआ या नहीं किया हुआ। वो हम आगे जाके जो है डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कंपनी AOP है, इनका सिंपल ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपके जो मैनेजमेंट के कंट्रोल है, ठीक है, किसी भी टाइम पाकिस्तान में रहे हैं तो आपकी कंपनी जो है वो रेजिडेंट है या आपकी AOP जो है रेजिडेंट AOP है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इंडिविजुअल क्या है, वो ये कहता है कि जनाब सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनेंस द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 86 ये कहता है कि हर इनफरादी शख्स की, हर इंडिविजुअल की जो टैक्स की लाइबिलिटी है ना उसकी सेपरेटली जो है आप उसकी टैक्सेबल इनकम जो है कैलकुलेट करोगे, किसी के साथ क्लब नहीं कर सकते। वो माइनर वाला केस है, वो जब हम वर्किंग कर रहे होंगे तो रिस्पेक्टिव स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 82 रेजिडेंट इंडिविजुअल के साथ रूल 14 भी लगता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, इनकम टैक्स रूल 2002 का कि आपने जो है कैलकुलेट कैसे करना है। इसमें सिंपल ही है कि वो ये कहता है कि जनाब जिस दिन आप पाकिस्तान में आए हो और जिस दिन जाते हो, डिपार्चर करते हो या अराइवल, जो स्टैंप की डेट आपके पासपोर्ट पर लगती है ना वो दिन भी आपने जो है उसको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर कोई छुट्टी है, अगर आप बीमार हो गए, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन आप पाकिस्तान में मौजूद हो तो आप जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है कंसीडर होते हो। अब मुझे यहाँ तक बताओ रेजिडेंट इंडिविजुअल का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो फिर आगे चलते हैं। ये वहाँ पर भी बात नहीं समझ में। कौन सी वाली? ये मेडिकल इशू की बात है। ये मैं बताता हूँ, ये देखो मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में हो, ठीक है, और आप कहते हो कि जनाब मैं तो पाकिस्तान में था लेकिन इस दिन तो छुट्टी थी, फर्स्ट 23 मार्च है, 23 मार्च की छुट्टी है, ठीक है, या मुझे जो है मैं सऊदीया में था लेकिन मुझे सिक लीव मिल गई, मैं बीमार था, या मैं वैसे कोई ज़रूरी काम से लीव पे आ गया, पाकिस्तान में मैं मौजूद तो नहीं था, मैं तो लीव पे था, ठीक है, मुझे दफ्तर से 3 दिन की छुट्टी मिली, मैं 3 दिन के लिए पाकिस्तान आ गया। तो रूल जो है 14 ये कहता है कि जिस दिन आप आए हो ना पाकिस्तान में वो दिन भी कल आपने कंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, बेशक आप चाहे लीव पे हो, चाहे सिक लीव पे हो, चाहे उस दिन पूरा पाकिस्तान में छुट्टी क्यों ना हो। ये है क्लियर? ठीक है सर,
अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सेक्शन 100 भी, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, वो ये है कि जी 10th कैजुअल के रूल 1 के मुताबिक जो है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर ये है कि अगर तो आपका सिंपल टैक्स पेयर इनकम टैक्स की एटीएल लिस्ट के अंदर है तो फिर तो उसको नॉर्मल रेट लगेगा। अगर आपका टैक्स पेयर इनकम टैक्स की एटीएल लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो 100% जो है उसका टैक्स इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर 4% है तो 8%, अगर 8% है तो 16%। ये फाइनेंस एक्ट में इन्होंने ऐड किया था। अब इसके बाद जो है हमारे पास टैक्स रिजीम है इन 2000 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। अब टैक्स रिजीम ये बड़ी समझने वाली चीज़ है और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये कॉर्पोरेट लेवल पे काम आती है, ये लाजमी समझना, ये एडवांस लेवल की चीज़ है। अब पाकिस्तान के अंदर ना डिफरेंट टैक्स रिजीम्स है। हमारे पास एक आती है नॉर्मल टैक्स रिजीम, तमाम आपके जो मेन हेड्स है ना 5, वो एनटीआर में आते हैं। इसके अलावा आपके पास फाइनल टैक्स रिजीम है, प्रिजेम्पटिव टैक्स रिजीम। इस साल इन्होंने काफ़ी जो है सेक्शन इसके अंदर से काफ़ी बिजनेसेस वगैरह निकाल दिए हैं। उसके अलावा हमारे पास एक फिक्स टैक्स रिजीम होती है जिसको हम बोलते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है, जिसमें आपकी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेक्शन 15, ठीक है, वो आपका आ जाता है। अच्छा, अब इसमें इसका फर्क है थोड़ा सा ना, मैं आपको इसका एलेबोरेट करता हूँ। मेन जो आपके, अच्छा, फिर एक हमारे पास मिनिमम टैक्स रिजीम भी होती है। मिनिमम टैक्स रिजीम का और नॉर्मल ये होता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम के साथ ही है, लेकिन इसकी वर्किंग का थोड़ा फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, इसलिए परेशान नहीं होना कि मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये चीज़ें जस्ट हम अभी देख रहे हैं, अपने हाथों से इसको प्रैक्टिकली एक चीज़ को हम करेंगे। फिर हमारे पास आता है नॉर्मल टैक्स रिजीम, ठीक है। नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होता है, आपने अपनी इनकम निकालनी है तो जो आपके बॉटम लाइन एक्सपेंसेस है ना एडमिसिबल, उनको लेस कर देते हो। जो आपके पास टैक्सेबल इनकम निकलती है, एप्लीकेबल रेट अप्लाई करते हो, टैक्स पे कर देते हो। एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं ऐसा होता, जिस तरह एक्सपोर्टर वगैरह, सॉरी, जो आपके इंपोर्टर वगैरह के लिए होता था, वो प्रिजेम्पटिव टैक्स रिजीम है, यानी कि नाम से जाहिर है परज्यूम है। वो आज अपनी इनकम ज्यूम करके आज ही टैक्स पे कर देते हैं कि यार हमारी फाइनल प्रोडक्ट इतने में बिकनी है। अब एफटीआर में क्या होता था कि सिंपल इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन जमा करवानी होती थी, ना कोई बुक ऑफ अकाउंट्स इन्होंने मेंटेन करनी है, ना सेल परचेज का कोई रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, ना इनका कोई विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स होता था। सिंपल जो इन्होंने फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कस्टम ड्यूटी के टाइम पे टैक्स पे करते हुए सारी पे कर दी। इस साल जो है टैक्स ईयर 2020-21 में इन्होंने काफ़ी जो है इधर से इसको प्रोविजंस को निकाल दिया और उनको भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपने प्रॉपर सेल परचेज का हिसाब रखना है, अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, अपनी जो एडवांस टैक्स विद हेल्ड हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड रखना है। तो जो मैंने अभी आपको बताई है ना, वो ये बातें इसने मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई है, ठीक है। नॉर्मल टैक्स रिजीम है, फिर हमारे पास फिक्स टैक्स रिजीम है, इस जिसको हम बोलते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जिससे हमारे पास सेक्शन 15 है, उसका अलहदा से रेट है। मिसाल के तौर पर सैलरी की तरह रेंट का भी रेट है कि 2 लाख तक होगा तो 0% रेट है, 2 लाख से 4 लाख तक होगा तो ये रेट है, 4 लाख से 8 लाख तक रेट होगा तो ये टैक्स रेट है। उसमें ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, हायर यू अर्न हायर यू पे, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, लेकिन वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसकी टैक्सेशन जो है सेपरेट होती है। जब हम इसकी रिटर्न फाइल करे होंगे ना, उसमें भी ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा मिनिमम में क्या होता है, ठीक है, और फिक्स फाइनल का मैंने आपको बता दिया। मिनिमम में ये होता है कि आपको ना, अगर मिसाल के तौर पे आपने टैक्स जो है, एक चीज डिस्कस करनी जी थी। जी प्लीज। ये अब जैसे इम्पोर्टर है ना पाकिस्तान में, जी पहले कुछ इम्पोर्टर मतलब कि बाज़ औक़ात इस तरह होता था कि ये सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो विदहल्ड वगैरह नहीं करते थे ना, लेकिन अभी जो है वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। मतलब वो कहते हैं प्रॉपर आप जो है ना उसकी उधर फाइलिंग करें और मतलब के बंदे से भी जो है वो टैक्स लेंगे। तो ये इसी वजह से ये इसी वजह से ये हुआ ना, वाली इस जो है साल अमेंडमेंट उन्होंने इस साल उन्होंने काफी खत्म कर दिया ना, उन्होंने काफी बिजनेसेस जी को जी। फाइनल टैक्स रजीम से निकाल के ना एनटीआर में ले आए नॉर्मल टैक्स रजीम में, कि प्रॉपर अब आपने बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, सेल परचेज का हिसाब रखना है, आपने अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, आपने टैक्स अपना टैक्स भी विद हेल्ड करवाना है और आगे से पार्टी का भी करना है प्रॉपर। अब आपने यानी कि टोटल नॉर्मल बिजनेस में ले आए हमको। अच्छा, तो लेकिन अगर फर्ज करें कल को कोई उनका ऑडिट आ जाता है तो ये वाला जो पीरियड है ये एक्सेप्शन में आएगा ना? जो जिस साल तो उन्होंने निकाली है, जिस जिस असल में ना इसमें इम्बिग्विटी है, उन्होंने बता तो दिया कि ये करना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि किस किस साल से रखना है। मतलब कि इस साल, अब जी इस साल से अगर आपने करना है तो काफ़ी इनकी रिपोर्ट्स जो आ गई होती हैं, एलसीसी इन्होंने ओपन करवाई होती हैं, तो वो किस चीज़ के ऊपर करना है, ये बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर ना डिस्कशन वगैरह हुई है, लेकिन इसका कोई लुभाव नहीं निकला। अच्छा। फिर हमारे पास आती है मिनिमम टैक्स रजीम, सेक्शन 153
पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वाला, इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर भी है, वीडियो में लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आपने फ्री टाइम में जो है इसको देखना है। एमटीआर में नॉर्मली होता है कि आपको ना, वो अब नाम से जाहिर है सिंपल है, मिनिमम टैक्स है, वो कहता है कि जनाब इतना टैक्स आपने पे करना ही करना है। अब इसकी इंप्लीकेशन किस तरीके से होती है वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, इट्स अ लिटिल बिट वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी जस्ट यहाँ तक आप ये रखो कि मिनिमम टैक्स में आपको रिफंड नहीं मिलता, ठीक है, नॉर्मल टैक्स में आपके पास रिफंड होता है एडवांस की शक्ल में। अब ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होता है कि आपके पास नॉर्मल टैक्स रेट होते हैं, एडवांस टैक्स आपका एडजस्टेबल होता है, एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, फिर आपके पास डिडक्टेबल अलाउंसेज होते हैं, रिबेट वगैरह डोनेशन वगैरह पे आपको मिल जाती है टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस टैक्स आपने पे करना होता है रिफंड के रिटर्न के साथ, या आपको रिफंडेबल निकल आता है। फिर हायर यू पे नॉर्मल टैक्स, टर्नओवर टैक्स और एसीटी एप्लीकेबल, ये आपने इसकी इंप्लीकेशन वर्किंग करनी होती है, ये हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ फुल एंड फाइनल टैक्सेशन, जो जो टैक्स इसके अंदर कैटेगरी के अंदर फाल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जिस तरह सैलरी है 153 की है, सप्लाइज बाय मैन्युफैक्चरर वगैरह, ये सारे नॉर्मल टैक्स में फाल करते हैं। फिर हमारे पास मिनिमम टैक्स है, ये तमाम की तमाम चीज़ नॉर्मल टैक्स की तरह है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको जो है आपका जो टैक्स है वो रिफंड नहीं मिलता अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया हो, वो 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि अगर आपने इस साल 100 रुपया पे करना था, 120 कर दिया, तो अगले साल जो टैक्स पे करोगे उसमें से पहले वो 20 रुपये निकाल देना, लेकिन आपको इन कैश नहीं मिलेगा। इसकी जो हमारे पास सेक्शन है वो कमर्शियल रिपोर्ट 148 है, फिर प्रॉफिट और डेट है, फिर हमारे पास 153 पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वाला नॉर्मल, जो तमाम ज़्यादातर जो फॉल करते हैं वो 153 1 ABC में करते हैं। फिर फाइनल टैक्स वाले हैं, जी जी 2015 में इनकम टैक्स एक्स्ट्रा भी पे किया है 2015 से, जी, वो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता कि उसको हम आगे तो इस नहीं तरह कर लें? 2002 इन्होंने ना असल में ना वो क्लोज ओमिट की थी 2016 में, तो 2016 तक तो रिफंड था, लेकिन 2016 से आगे जितना भी टैक्स है ना वो सारा मिनिमम में ले गए थे कि अब आपको इसको कैश इन कैश नहीं रिफंड मिलेगा, आप इसको अगले 5 सालों तक क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि जो 16 का टैक्स ईयर था, अगर कोई उसमें आपका टैक्स ज़्यादा ओवर पे हो गया विद होल्डिंग की मद में, तो जो आप है वो 2021 तक 5 साल तक उसको जो है कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो सर कैरी फॉरवर्ड वो उन 7 7 ईयर्स में करना होता है ना, मतलब 2017 में करेंगे फिर बिल्कुल, 18 अगर में आपकी बाद में 17 बिल्कुल अगर आपकी 17 के अंदर जो है लाइबिलिटी निकल आई है, तो आप ना पे करो, आप उसका एडजस्ट करवा दो, ठीक है। ठीक है। तो ये मिनिमम था। उसके बाद फाइनल वाला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जिस तरह ये एक्सपोर्ट वगैरह की होती हैं, इंपोर्टर वगैरह करते थे, लेकिन इस साल उन्होंने काफ़ी जो है यहाँ से निकाल दिए और उनको उठा के नॉर्मल टैक्स regime में ले आए हैं। उसके बाद फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से नाम से जाहिर है कि इनकी टैक्सेशन अलग होती है। तमाम वो इनकम जो किसी भी हेड में फिर नहीं ना आती, ना फाइनल ना नॉर्मल में, उनको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले आते हैं। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 है, कैपिटल गेन हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड के भी अलग रेट होते हैं 15%, ठीक है, उनके टैक्सेशन उनके रेट ही अलग हैं, ठीक है, वो जो है आपकी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आते हैं। ये रजीम है। तो सिंपल जो है इन शॉर्ट अगर मैं इसको खत्म करूं, नॉर्मल टैक्स के अंदर जो है ये टैक्स एडजस्टेबल होता है अगेंस्ट फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। मिनिमम के अंदर जो है अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया हो तो क्या होता है कि आपको सॉरी, अगर आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, वो ज़्यादा हो टैक्स जो आपका विदहेल्ड हुआ है उससे, तो फिर जो है आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फाइनल टैक्स की लाइबिलिटी कम है और आपने विद टैक्स विद होल्डिंग एट सोर्स ज़्यादा पे कर दिया हुआ है, यानी कि आपने साल बाद जब अकाउंट्स बनाए पता चला कि मेरा तो 100 रुपया बनता टैक्स पे करने वाला, लेकिन आप ऑलरेडी 150 रुपया पे कर चुके थे, तो वो जो 50 रुपये है ना वो आपको रिफंड नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो फाइनल टैक्स रिजीम है वो सिंपली जो थी फुल एंड फाइनल टैक्स की लाइबिलिटी होती है, आपने कस्टम ड्यूटी के टाइम पर सारे टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ पे कर दिया होता है, वही आपकी फुल एंड फाइनल चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होती है। किसी किस्म का डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती। ये सेक्शन 153 के कुछ हमारे पास जो हैं रेट्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल एओपी है, ठीक है, अदर सप्लाई, अगर कोई सप्लाई का काम करता है तो उसका जो टैक्स अगर 4.5% है सप्लाई के ऊपर, तो वो अगर एटीएल में होगा नॉर्मल रेट, अगर एटीएल में नहीं होगा तो 10th रूल के स्केजुअल के रूल 1 के मुताबिक डबल हो जाएगा, तो 9% हो जाएगा। अब ये शुरू वाले सारे मिनिमम टैक्स हैं, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी टैक्स की कैटेगरी है वो मिनिमम है, यानी कि इतनी उन्होंने पे करनी है। अगर ज़्यादा कट गया होगा तो रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन सप्लाईज में नीचे देखोगे तो एडजस्टेबल है, ठीक है, जो कंपनी लिस्टेड है या मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ सच प्रोडक्ट, ठीक है, उनके लिए जो टैक्स एडजस्टेबल है उनको रिफंड जो है इन्होंने एक ईज दिया हुआ है वो मिल जाएगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट्स हैं वो भी सारी हमारे पास मिनिमम है। इसके ऊपर पूरा लेक्चर है,
बेफिक्र हो जाओ, ये सारी हर चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ है। पहले क्या था, इनकम टैक्स एक्ट 1918 था, फिर करते करते हमारे पास जो हतीमी शक्ल है ना, अभी फिलहाल जो मौजूदा शक्ल है, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की है। अब 1979 से इसको करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये वो एरा था जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा चेंज हुए, IFRS जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो इस ब्लैक वाटर वगैरह काफ़ी जो है ना इसके अंदर उन्होंने इनके एम्बेजलमेंट वगैरह केसेस निकले थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज किया था। तो उसको कैटर करने के लिए, इसके साथ मिलाने के लिए, फिर इन्होंने दोबारा से जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेटेड निकाला था, जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, और ये हमारे पास अभी इसी तरह मौजूदा शक्ल में है। अब हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्सीज। ये हमारे पास जो है बिल्कुल 110% प्रैक्टिकल बेस है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने थोड़ा फ्रेश होना तो फ्रेश हो लो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना हम अपने बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करें। तो अगर आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है, 2-3 मिनट 4-5 मिनट पानी शानी पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस है और यही जो है हमारा आगे पूरे जो है ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आएगा। ठीक है सर, मैं इतने में बस उसको साथ को कॉल कर लेता हूँ, ऑनलाइन आ नहीं रहा ना, ठीक, तो उसके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या मसला है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप पानी वगैरह पियो, फ्रेश हो, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको जो है लेक्चर के टोटल लेक्चर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर चार्जेस वगैरह की जो फ़ी कम हो जाती है, वो आपके पास भी रहेंगे। सेकंडली आप इजीली अवेलेबल जब भी हों, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। कोर्स मटेरियल सारा आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर्स भी सारे दे दूंगा, ठीक है। तो आप इजीली जो है उसको ट्रेनिंग को पढ़ सकते हैं, और बाद में भी फ्यूचर में भी आपके काम आ सकती है। तो ये भी एक बड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो मुझे बता दीजिएगा। जी, स्टार्ट करूँ? ऐसे अब इसमें है सर क्या? इसके कुछ क्वेश्चन भी थे साथ के जो मैं पूछना चाह रहा था ना आपसे, जी जी, तो वो कह रहा था कि मैं आपसे डायरेक्टली वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ठीक है, कंटिन्यूसली। कोई इशू नहीं। इसको कल क्या थोड़ा लेक्चर सा से? मेरा क्वेश्चन यही है ना, इस टॉपिक से थोड़ा सा फील्ड से तो रेलिवेंट टॉपिक से हटके जी कि जी, मतलब अब हम आपसे ये सर को वो कर रहे हैं, इसका इंटरनेशनल में हमें कोई फायदा होगा पाकिस्तान से हटके? अगर पाकिस्तान से हटके अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू करें, जैसे ठीक, यूएई है, गल्फ कंट्रीज है, अरब ठीक है। कंट्रीज है, इनमें नहीं नहीं, उधर उसमें इसका कोई उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो सेल टैक्स है ना, वो सेल टैक्स तो आपका 100% जो है एप्लीकेबल होगा। जस्ट जो है रेट्स का या थोड़ा सा फ़र्क होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो रूल्स हैं ना इनपुट आउटपुट के टैक्स के वगैरह के, वो सारे सेम ही हैं, ठीक है। फ़र्क पड़ता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, तो वो तो आपका ठीक जो है, है आप बिल्कुल काम आ सकता है कंसेप्ट। उसमें ये होगा कि जब आप किसी स्पेसिफिक कंट्री का सेल टैक्स अगर करोगे, जिस तरह मैं 2000 आई बिलीव 11 में मैंने यूके का किया था, ठीक है। जिस तरह हमारा FBR है, उनका HMRC है, हर मजेस्टी कस्टम एंड रेवेन्यू।
तो मैंने तब इनपुट आउटपुट किया था वही सेम कंसेप्ट कि हमने तो है उनका पूरा लॉ ही उठाया हुआ है ब्रिटिश लॉ, तो सेम चीज़ें हैं। थोड़ा सा रेट्स का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसी तरीके से हमारी भी एग्जाम आइटम्स है, रिड्यूस रेट है, उनकी भी वही है, ठीक है, तो आइटम टू आइटम प्रोसीजर कटता सेम है। है। तो वो तो सेल टैक्स जो है वो आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हाँ, रही बात इनकम टैक्स की, तो ऑब्वियसली हर कंट्री का जो है, अब जिस तरह यूएसए है उसकी हर स्टेट का अपना टैक्स है, ठीक है, तो वो जो है एप्लीकेबल उस तरीके से तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि आपने क्योंकि जहाँ पे सीखा होगा ना, यहाँ पे या कहीं भी या हासिल भी किया होगा, तो जब किसी दूसरी जगह का करोगे ना तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। लेकिन क्या होता है कि कंसेप्ट जो बेसिक क्राइटेरिया ना वो तकरीबन सेम ही है, क्योंकि 2+2 तो पूरी दुनिया में ही है ना। तो ये आपको एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी उस स्टेट का स्पेसिफिकली आपको सीखना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप कनाडा का करना चाहते हो या यूएसए का या यूके का, तो वो थोड़ा सा उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको उनको देखना पड़ता है। बाकी जो पीछे बेसिक जेनेरिक है ना वो सेम ही है। यूएई का यूएई का भी अलग है ऐसे। जो देखो, जो यूएई का वैट है ना उन्होंने सारा उठाया यूके का, और वो हम ऑलरेडी काटे हैं, ठीक है। उसी तरीके से उनके ठीक है। रिटर्न फाइल है, दिस एंड दैट सारा कुछ चल रहा है। जो इनकम टैक्स क्या ना उसका मुझे उसका उधर इतना आइडिया नहीं है, लेकिन होपफुली जो रिटर्न फाइल करना दिस एंड दैट मसला होता है जब आपने पोर्टल यूज़ किया हुआ ना, ठीक है, तो आप किसी दूसरे पोर्टल के ऊपर जाते हो ना तो वो आपको 1-2 दिन मुश्किल आती है, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी किया होता है ना तो वो आपको मुश्किल नहीं आती, यानी कि वो आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं फिर होता। जी ऐसे ही है, जिस तरह आपने गाड़ी का एक मॉडल चलाया, दूसरा मॉडल चलाया, तीसरा मॉडल चलाया, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको सिस्टम समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ वही होती है। ठीक है। कितना मतलब कितने टाइम में हम लोग मतलब इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, मतलब ये सेल्स टैक्स का हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखो इस ट्रेनिंग में ना मैं आपको इंशाल्लाह इस काबिल कर दूंगा कि जब ये ट्रेनिंग लेकर आप जहाँ से जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप एक तो जिस समय भी बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि इनकम टैक्स रिटर्न तो आप अपनी किसी बिजनेस इंडिविजुअल की, किसी सैलरी इंडिविजुअल की, किसी जो ये प्रॉपर्टी वगैरह वाले जिनकी रेंटल इनकम्स होती हैं, ठीक है, ह्यूज लेवल पे, वास्ट लेवल पे, इनकी रिटर्न आप खुद कर सकते हो। ये तो मेरा चैलेंज है, ये इंशाल्लाह खुद कर सकते हो। बाकी जो कॉर्पोरेट लेवल पे वो थोड़ा सा फिर ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, उनके ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, फिर उनकी उस तरीके से चीज़ होती हैं, वो थोड़ा टाइम लगता है, वो काम करने के साथ आता है। बाकी रही सेल टैक्स की, तो सेल टैक्स के जो कंसेप्ट वगैरह मुझे यहाँ पे आप कभी यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, मेरे हर बैच के स्टूडेंट्स की ना मैं फीडबैक लाजमी लेता हूँ, तो वहाँ पे जो फीडबैक सबसे अच्छी मुझे ये मिलती है कि सर प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है, जो काम हाथ से कर रहे हैं ना वही यहाँ पे हमें मिला है। और मेरी इसे ट्रेनिंग का सबसे मज़ेदार बात ही है कि 70 to 80% आपका वो कोर्स भी कवर हो जाता है जो आप आईटीपी के लाइसेंस के लिए जाते हो। वो इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछता है जो 70 to 80 यहाँ पे कवर की होती हैं। बाकी कोई जो 20-30% है वो बाहर कहीं से पूछ ले तो पूछ ले, 70 to 80% मेरा यहाँ से वो कवर हो जाता है। और ये मुझे खुद स्टूडेंट्स ने कॉल करके, क्योंकि जब जाते हैं ना लाइसेंस लेने के लिए, तो सर 1-2 माह पहले किया था, साल पहले किया था, लाइसेंस लेने जा रहे हैं सर, थोड़ी स्लाइड दोबारा शेयर कर दें या ये चीज़ें बता दें, तो बड़ी सी माशाल्लाह फीडबैक मिलती है। ठीक है सर, बाकी ये जो आपने बैच 2 जो रखा हुआ है उसमें आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? आपने क्या वो भी मुझे बता रहा था कि मंडे एंड ट्यूसडे जो है वो होता है, बिजी होता है, तो आप शायद थर्सडे एंड फ्राइडे करना चाह रहे हैं। जी जी, क्योंकि मंडे ट्यूसडे काफ़ी वो रूटीन, बाकी ओवरऑल आज भी काफ़ी टफ होता टाइमिंग सिर्फ शाम को ही है या दिन में भी है? नहीं नहीं, सिर्फ शाम को, क्योंकि मोस्टली सारे जॉब करने वाले होते हैं, मेरे पास आते सारे जॉब करने वाले हैं, ठीक है, तो वो शाम को ही अवेलेबल होते हैं। हाँ, अगर ठीक आपने है। थर्सडे एंड फ्राइडे वाला करना है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी वो नया स्टार्ट करना है, तो उनको जो है मैं नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे पे ले जाऊंगा, आपका फिर इस दफ़ा फिर थर्सडे सैटरडे कर लेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो आपके तो 4 लेक्चर्स वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे थर्सडे सैटरडे तक, 4 आपकी हाफ ट्रेनिंग भी इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगी। है। तो एक साथ अगर ये ज़्यादा स्टूडेंट आप नहीं डाल सकते, इसमें क्या होता है कि कभी क्वेश्चन आते रहते हैं जहन में उनके भी हमारे भी, तो वो ज़्यादा ये तो हो डिपेंड करता है ना, जिस तरह ये तो डिपेंड करता है, जिस तरह आज मंडे था, ठीक है, आज मंडे वाले में आप दोनों का कर लिया, ठीक है, इसी तरह सम टाइम होता है कहीं भी 4 स्टूडेंट होते थे, कभी 5 होते हैं, किसी में एक भी होता है तो हम एक को भी जो है वो लाइव करवा देते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स गुजरे हैं जिन्होंने एक एक नहीं किया, कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका 8-8 होता है। लेकिन मेरा पर्सनल जो है ना वो ये है कि अगर 3 या 4 स्टूडेंट्स होना, बस इससे ज़्यादा जो है ना हो, 4 से मैक्सिमम ना हो। वो एक तो ये होता है कि कभी किसी का नेट का मसला, कभी कुछ मसला, ठीक है, वो मतलब हलचल हसल रहती है, वो मज़ा नहीं आता। 2 स्टूडेंट हो, 3 हो ना, बड़ा ज़बरदस्त बैच रहता है। जिस तरह आप दोनों दोस्त हो, ठीक है, फ्रीली मतलब कर सकते हो। एक मेरे पास पीछे बैच गुजरा, वो एक कंपनी के 3 एम्प्लॉयज, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ किसी और को नहीं आपने रखना, ठीक है, तो वो 3 का था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है। तो मतलब डिपेंड करता है, लेकिन जितने कम हो ना
2-3 हो, मैक्सिमम 4 हो, वो ठीक रहता है, वरना वो खिचड़ी सी पक जाती तो है। बाकी ये जैसे वीडियोस अभी आपका लेक्चर चल रहा है तो ये आपके पास कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है कि अगर ये हम या बाद में तो कुछ जी कंफ्यूजन जी हो तो बिल्कुल, ये हमें मैं आगे आपके साथ शेयर कर काम लूंगा, नो प्रॉब्लम, ये मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ। जी ठीक है। तो उसके अलावा सर ये मतलब कि मतलब आप अभी ये हमें बता रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ से आपसे ये सीख जाते हैं तो मैटर्स वगैरह हैंडल कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपको भी, ये तो भी पहला लेक्चर है ना, थ्योरी वगैरह हो रही अभी, बल्कि ये प्रैक्टिकल आने आने लगा ना, स्टार्ट होने लगा है। ये विद होल्डिंग का स्टार्ट, आपको ये इसी में थोड़ा सा खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किस मतलब किस लेवल तक हम जाके इन चीज़ों को सारा स्टडी करेंगे। ठीक है तो सर कोई प्रैक्टिकल हमें कोई काम भी आप देंगे इसके साथ के ये आपने मतलब कि प्रैक्टिकल ये है कि मैं आपको एक्सेल की शीट्स वगैरह दूंगा, वो उसको उनको आप देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ है कि 200 के ऊपर जो है, अगर हमने मल्टीप्लाई 3 करना है तो वो मल्टीप्लाई 3 चाहे 1 लाख भी होना, वो मल्टीप्लाई 3 ही रहना है, ठीक है। वो मैं लेकिन वो जो पीछे जेनेरिक होता है ना फ्रेमवर्क, जिसको स्केलेटन कहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो वो आपकी प्रैक्टिकल भी, अगर आप अपने जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो वही शीट से आप काम भी कर सकते हैं। वो मतलब कि ऐसी शीट, वो प्रैक्टिकल है, सारी हर चीज़ वैसी बनी हुई है, तो आप प्रैक्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं उसको, नो इशू। ठीक है। ठीक है सर। जी, तो मैं स्टार्ट करूँ ये वाला लेक्चर। जी जी। अच्छा, इसमें ये है कि ये प्रैक्टिकली है, इसको ज़रा बड़े गौर से देखना है, ठीक है। और इसको अगर कोई नोट्स वगैरह बनाने होंगे तो बेशक नोट्स वगैरह भी बना लेना, लेकिन इसको बड़े आपने ना बड़े गौर से सुनना है। ये 110% प्रैक्टिकल है, और FBR के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी इसी सेक्शन के ऊपर होता है जिसका हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स जो था, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो उसका थ्योरी आपको ना लाजमी पता होना चाहिए। इसलिए ना मेरा दोनों पे होता है कि थ्योरी भी पता हो, प्रैक्टिकल भी पता हो। तो प्रैक्टिकल पे जाने से पहले एक स्लाइड थ्योरी के देखते हैं। सबसे पहले जो था ना, विद होल्डिंग टैक्स, ये इंट्रोड्यूस करवाया था USA के अंदर 1862 में, इब्राहम लिंकन की लीडरशिप के अंदर, ठीक है। असल में क्या था, इन्होंने ना फंडिंग करनी थी कि जी सिविल वॉर जो है स्टार्ट है, तो हम लोगों ने जो है फाइनेंस करना है अपनी सिविल वार के लिए, तो हमने कलेक्शन करनी है, तो हम विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको हम करते हैं इम्प्लीमेंट। अब जो विद होल्डिंग टैक्स, वो ना एक पूरा सिस्टम का नाम है। ये सिस्टम जो था, एक फेमस इकोनॉमिस्ट था मिल्टन फ्राइडमैन, इसने 1943 के अंदर जो है ना, इसको फिर पूरे प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको डेवलप किया था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे मुल्क कंट्री के अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी। और जो उन्होंने, इसका पर्पस क्या था कि जी वर्ल्ड वार 1 को जो है उन्होंने फाइनेंस करना, यानी कि जब इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, वो इब्राहम लिंकन के दौर में वो भी वार को फाइनेंस था। जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में, तो तब भी इन्होंने जो है वर्ल्ड वार 1 को करना था फाइनेंस। अब बेनिफिट क्या होते हैं कि ओबियसली एक गवर्नमेंट को जनरेट होता है रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स एवेजन के मिनिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। टैक्स कलेक्शन के जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, नोट अ टैक्स पेयर, ठीक है, उनको कम हो जाते हैं। और डीमेरिट्स ये है कि विद होल्डिंग एजेंट, यानी कि जो हम लोग हैं, हमारे लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंक्रीज हो जाती है। कैसे होती है वो आगे चल के देखते हैं। तो जो कंसेप्ट है वो ये है, विद होल्डिंग टैक्स का कंसेप्ट ये है कि जी पे एज यू अर्न, ठीक है। सेकेंडली, टू कैटर द वर्किंग कैपिटल डे टू डे फंडिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो तो पुरानी बात हो गई, अब करंट बात करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, मिसाल के तौर पे। क्वेश्चन आ गया ज़हन में। जी जी तो ये जैसे सर ये विद होल्डिंग टैक्स वगैरह ये चीज़ें ये ले लेते हैं ना जी लीगल से। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे निज़ाम में जैसे ये टैक्स वगैरह ये कलेक्ट करते हैं उसमें ये देखते हैं कि मतलब कि आपको भी मतलब बेटर आइडिया होगा कि ये कहाँ कहाँ चीज़ें लग रही होती हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, सारी चीज़ें ये कर रहे होते हैं ना। जी तो उसकी निस्बत बंदा जब ये चीज़ें ये हालात देखता है तो बंदा कहता है यार हम इनको मतलब कि टैक्स देने से बेटर है हम किसी गरीब को, किसी चैरिटी को जो है हम लोग दे देना। देखो, तो उसमें मतलब तो ये चीज़ सोचता है कि बंदा कहता है यार हम इनसे मतलब कि टैक्स लायबिलिटी अपनी कैसे छुड़ा लें, कैसे कम करा लें कि देखो इनको शो भी ना आपने जो करना बात पड़े, की है असल ना, में बच भी जाए। ये असल में पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन की ना होने की वजह और होने की वजह दोनों में मैं कहता हूँ ये है। क्या होता है कि अभी मैं जो आप उस सेशन में नहीं थे, अभी हमने देखा, ये अब्दुल रऊफ ने इसको भी स्टडी किया, कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, इसका एक पर्पज़ ये भी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो टू द जनरल पब्लिक होनी है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को और दूसरे जो हैवी सामने उनको होती है। ठीक है, हाँ आप जैसा मेरे जैसा कहता है यार इनको जो टैक्स देना हम गरीब को दे दें, लेकिन देते भी हम हैं। दूसरा, मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ाया, वो भी आप मिस किया, अगर वो होता तो आपका भी क्वेश्चन करते, उसमें ये था कि जो टैक्स है ना वो उसके अंदर तीन चीज़ होती हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, विदाउट द कंसेंट और विलिंगनेस ऑफ द टैक्स पेयर, वो आपके कंसेंट के बगैर उन्होंने लेना है। अगर आप एम्बिट में फॉल करते हो टैक्सेबल इनकम की, टैक्सेबल इनकम है आपकी, तो वो आपसे विदाउट योर कंसेंट जो विलिंगनेस आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। और उनके पास क्या है, उनके पास वो है स्टैट्यूटरी पावर है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, स्टेट है, वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो ये बात हम कर सकते हैं कि जनाब हम गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, हम किसी गरीब को देते हैं, ये हमारे लेवल पे बात होती है। लेकिन जब उनके पास आती है तो उन्होंने लेना है। फिर वो ये भी पूछेंगे जो आपने और वो पिछले साल तो गरीब को दिया था वो आपने कहाँ से दिया था कमा के, उसका भी सबूत दें। बिल्कुल सर, नहीं वो बात ठीक है। मैं आपके साथ ऐसे जनरल एक बात कर रहा हूँ कि हम की नज़रों से इस तरह से बच सकते हैं कि पैसे इनको हम मिनिमम दें और ये है कि बाकी हम जो है जहाँ पे लगाने चाहिए वहाँ देखो लगा सकें। वो ये होता है ऐसा कि कोई आपके पास टैक्स के अंदर ना लेजिटिमेट तरीके होते हैं, ठीक है, कानून ने खुद बताए जी होते जी हैं। एक्सपर्टीज जो कंसल्टेंट होता है ना, असल में कंसल्टेंट यही बिल्कुल इसी चीज़ का पैसा कमा रहा होता है। ठीक है, उसको पता मैंने जी जी टैक्स लेजिटिमेट तरीके से कहाँ से अपने क्लाइंट का सेव करना है कि कल को क्लाइंट भी परेशान ना हो। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी किसी किस्म का कोई पॉइंट या रेड फ्लैग जो है रेज करने की जरूरत ना पड़े जी सर असेसमेंट के टाइम पे। तो वो भी हम सारी चीज़ें जी इसको देखेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, पूरा बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो लेजिटिमेट तरीके से। बाकी 2 नंबर तरीके बहुत हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, हर जगह ये काम हो रहा है, लेकिन एक फाल्स प्रैक्टिस मेल प्रैक्टिस जो कर रहा है, ठीक है, क्या ज़रूरत है कि उसको देके हम भी करें। उसने अपना जवाब देना है, हमने अपना जवाब देना है। जी सर। सर हम लोग बेसिकली जो है ना ये लेजिट बेस जैसे लो टैक्सेशन ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा हमारा फोकस है कि हम ये चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारा कुछ होगा। अभी आप बस जस्ट थ्योरी पे थोड़ा सा जरा वार्म अप करो, चीज़ें आज देखो, जी अभी पहले ना चीज़ों को समझो, उसके बाद चीज़ों को हाथ से जी करो। जब चीज़ें समझ आएंगी, समझ आने के बाद हाथ से करोगे, हाथ से करने के बाद एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे, फिर टाइम टू टाइम एक्सपर्टीज आती रहती है, फिर इंसान जो है उस लेवल पे पहुंचता है। अभी तो जस्ट हमारा फर्स्ट लेक्चर का दूसरा घंटा है, तो ये ठीक सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। ठीक है अच्छा, उसके बाद जो है सिंपल ये होता है कि जी इजी रिकवरी ऑफ टैक्स टू द डिपार्टमेंट। अब इजी रिकवरी ऑफ टैक्स टू द डिपार्टमेंट क्या है, ये मैं आपको जो है आगे चल के बताता हूँ। अभी जो है पाकिस्तान के अंदर विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो 2 तरह के हैं, एक है इनकम टैक्स है और एक है सेल टैक्स है। सेल टैक्स सप्लाईज के ऊपर होता है, वो मैंने बता दिया कि वो एफबीआर करती है, और सर्विसेज जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंस जो है वो खुद करती है 2010 से ऑनवर्ड। सर्विसेज के ऊपर टैक्स की कलेक्शन और विद होल्डिंग टैक्स भी जो है हर प्रोविंस खुद कलेक्ट करती है इंडिपेंडेंटली। तो ये हम सेल टैक्स वाले पोर्शन में करेंगे। अभी जो है हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो अभी हम देखते हैं कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है विद होल्डिंग वाला सेशन वो हम देखते हैं, और ये हमने जो है इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। इसके ऊपर हम 5W का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। इसको थ्योरी नहीं देखना, इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखना। 110%, 1100% जो है ये प्रैक्टिकल बेस है। ये अगर आ जाएगा तो आपको विद होल्डिंग का कह लो कि कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि 153 सेक्शन कहता क्या है। इसके अलावा सेक्शन 153 की हमारी पूरी स्लाइड भी लेक्चर भी है, वो मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम 5 Ws का जो है इसको आंसर करते हैं कि जी विद होल्डिंग टैक्स की ज़रूरत क्या थी। जिस तरह मैंने पीछे जिक्र किया कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो था फाइनेंस जनरेट करना था, रेवेन्यू जनरेट करना था थ्रू आउट द ईयर। मिसाल के तौर पे नॉर्मल क्या होता है कि टैक्स ईयर ने अपनी टैक्स लाइबिलिटी साल के एंड पे कंप्यूट करनी है, 12 महीने के बाद जाके टैक्स पे करना है। तो 12 महीने बाद जाके हमें टैक्स तो पे करना है, लेकिन पिछले 11 माह गवर्नमेंट कहाँ से खर्चे उठाएगी। उसने जो अपना एक्सपेंडिचर है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पैसा लगाना है, डिफेंस के ऊपर पैसा लगाना है, हेल्थ एंड सिक्योरिटी के ऊपर लगाना है, वो कहाँ से लगाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स रिजीम जो है वो मुतारिफ करवाई पाकिस्तान के अंदर। तो गवर्नमेंट को जो है वो ये बेनिफिट होता है कि उसका एक रेवेन्यू जनरेट होता है। और टैक्स पेयर को बेनिफिट ये है कि 12 माह के बाद आपको पता चला कि जनाब मैंने तो है वो 20,000 जो है सेल टैक्स पे सॉरी इनकम टैक्स पे करना है। तो 20,000 एक सैलरी पर्सन के लिए बड़ी अमाउंट है। इसको थोड़ा वास्ट लेवल पर डिस्कस कर लें तो एक कंपनी है, उनके बजट होते हैं, ठीक है, क्वार्टरली बजट मीट करने होते हैं उनके, फिर एनुअल बजट्स होते हैं। पता चला जनाब साल बाद जो है वो 7 करोड़ टैक्स पे करना है, तो उन्होंने अपने कैश फ्लो बनाए होते हैं, फंड एलोकेट किए होते हैं। तो एकदम से 7 करोड़ निकालना 70 मिलियन बड़ी अमाउंट होती है। तो वो क्या होता है कि विद होल्डिंग के माध्यम में उन्होंने जो टैक्स है वो पे कर दिया होता है पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके। तो पता चला कि साल के एंड पे आपने 1 करोड़ टैक्स पे करना था, और विद होल्डिंग की माध्यम में जो है आप 70 लाख ऑलरेडी पे
कर चुके हो तो 30 लाख आपने सेल टैक्स इनकम टैक्स आप पे करना है। तो टैक्स पेयर को ये फायदा हुआ। सैलरी पर्सन को पता चला जनाब मेरी सैलरी इनकम थी, सैलरी इनकम के ऊपर मेरा 50,000 टैक्स कटा, ठीक है, वो 50,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, वो भी उसको करना नहीं पड़ेगा। एक बिजनेस इंडिविजुअल है, उसको पता चला जनाब मेरा 1 लाख रुपया टैक्स बनता है पे करने वाला, 70,000 मेरा विद होल्डिंग टैक्स में पेमेंट के टाइम पे मेरे क्लाइंट ने काट लिया, अब 30,000 जो है मैंने वो अब पे करना, तो उसके लिए भी मुश्किल ना हो। तो इसका फायदा गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों को हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है होता क्या है, तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स होता है। विद होल्डिंग का लफ्ज जब भी आएगा वहां पे आपने अपने माइंड में रखना कि जनाब ये एडवांस टैक्स है और ये आप खुद नहीं पे करते हो, आपके बिहाफ पे अगली पार्टी पे करती है। ये मैकेनिज्म आगे चल के समझते हैं। अब हु इज विद होल्डिंग एजेंट, विद होल्डिंग एजेंट है कौन, तो सेक्शन 153 रिपीटिंग अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, और लड़ाई झगड़ों वाला सेक्शन है। सबसे ज्यादा नोटिस भी FBR से 153 के आते हैं। इसके ऊपर पूरे घंटे का लेक्चर है, वो लाजमी जो है मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, वो आपने देखना है। अब 153 का सब सेक्शन 7 के अंदर उसने कहा कि जनाब कौन कौन से लोग हैं जो विद होल्डिंग एजेंट होंगे। फेडरल गवर्नमेंट कंपनी यानी कि एक एंटिटी जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो विद होल्डिंग एजेंट बन गई। इसके अलावा AOP है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट है, कंजोर्टियम ज्वाइंट वेंचर है, एक्सपोर्ट हाउस है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो AOP और इंडिविजुअल है। AOP इंडिविजुअल ये है कि अगर पिछले किसी भी साल में अगर आपकी जो टर्नओवर जो सेल है 100 मिलियन से क्रॉस कर गया, चाहे एक साल किया दोबारा फिर कभी ना किया, तो उस साल से तमाम बाकी आने वाले सालों में आप जो है विद होल्डिंग एजेंट बन गए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने कारोबार का कोई भी खर्चा करना है, उस खर्चा करने के टाइम पे अगली पार्टी को पेमेंट करते हुए उसका टैक्स विद हेल्ड करके जमा करवाना है। तो यहाँ से 2-3 बातें साबित हुई। पहली बात ये कि विद होल्डिंग एजेंट जो है वो हमेशा बायर होता है, ठीक है, और बायर जो है विद होल्डिंग एजेंट कब होगा, जब वो इन कैटेगरीज में फाल करेगा। दूसरी बात, जब आप बायर हो और विद होल्डिंग एजेंट हो तो अपने कारोबार का कोई भी खर्चा करते वक्त जो है आपने अपना उसका जो है टैक्स विद हेल्ड करना है और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना है। वो कैसे करवाना है आगे चल के देखते हैं, टाइम वगैरह सारा डिस्कस करते हैं। फिर अगला सवाल आता है, अभी 3 सवाल हुए हैं कि विद होल्डिंग टैक्स की जरूरत क्या थी रजीम की, विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है, विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है, अब विद होल्डिंग एजेंट ने कब टैक्स विद हेल्ड करना है। तो सेक्शन 150 ये कहता है कि आपने जब भी अमाउंट एक्चुअली पे करनी है तब आपने जो है टैक्स पे इसका इनकम टैक्स विद हेल्ड करना है। मिसाल के तौर पे मेरे से एक चीज़ खरीदी साद पेमेंट करने लगा, साद ने मुझसे चीज़ खरीदी थी मई में, ठीक है, चलो जनवरी में कर ली, ठीक है, लेकिन इसने जो है मुझे पेमेंट किया जुलाई में जाके। अब इसने मुझे 7 माह बाद पेमेंट की। अब हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली इस साल फाइनेंस एक्ट में जुलाई में उन्होंने ना रेट कर दिया 10 से 20%। अब साद जब मुझे पेमेंट करने लगा तो साद ने कहा कि जी मैं तो इसका 10% जो है टैक्स विद हेल्ड करूंगा। मैंने कहा साद आपने तो ये मुझसे चीज़ खरीदी थी जनवरी में, आपका खर्चा तो था जनवरी का, ठीक है, या साद ने अपने आप से सवाल किया कि ये तो क्वेश्चन था, ये तो मेरा खर्चा था जनवरी का, इस साल तो है जून तक जो रेट था 5% था, तो क्या मैं टैक्स रेट 5% लगाऊंगा? नहीं, वो 10% ही लगाएगा। जो करंट ईयर का प्रिवेलिंग रेट होगा वो लगाना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। डिडक्शन ऑफ क्या है, उसने कह दिया कि अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम एन अमाउंट पेड बाय द पर्सन एट द टाइम ऑफ अमाउंट इज एक्चुअली पे। जब आपने टैक्स अमाउंट एक्चुअली पे करनी है उस टाइम का प्रिवेलिंग रेट अप्लाई करना है। अब चाहे अगली पार्टी की किस्मत टैक्स डबल हो गया हो या टैक्स कम हो गया हो। अब सेकंड ये आता है कि आपने टैक्स कलेक्ट तो कर लिया लेकिन जमा कर कब करवाना है। तो सेक्शन 150 ये कहता है कि आपने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर जो है टाइम के अंदर जो है वो टैक्स कमिश्नर को जमा करा देना। ये कैसे करवाना है, किस तरीके से बनाते हैं, अभी प्रैक्टिकल हर चीज़ देखेंगे। उसके लिए रूल 43 इनकम टैक्स रूल 2002 में ये बताता है कि जिस हफ्ते में आपने टैक्स विद हेल्ड किया है वो जब संडे को ख़त्म होगा उससे अगले 7 दिन के अंदर जमा करवाना है। मिसाल के तौर पे आज पीर का दिन है तो मैंने आज जो है अपने एक वेंडर को पेमेंट करनी है जिससे मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ तो मैंने उसका टैक्स विद हेल्ड कर लिया। अब ये हफ्ता कब खत्म हो रहा है? संडे को। तो इस संडे से लेके अगले 7 दिन के अंदर मैंने कमिश्नर को जो है वो टैक्स पे करना है लाजमन। ये होता है तरीका। और दूसरा तरीका, अगर मैंने पेमेंट करनी है किसी नॉन रेजिडेंट को, यानी कि मैंने किसी को इंटरनेशनल वेंडर है या मैंने बाहर किसी को पेमेंट करनी है, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने बाहर पेमेंट करने से पहले जो है 7 दिन पहले आपने
एडवांस में इनकम टैक्स पे कर देना है, क्योंकि नॉर्मली होता है कि बैंक वगैरह को आप फिर देते हो कि जनाब ये हमने रॉयल्टी वगैरह पे करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है आपसे, फिर आप उसको बताते हो कि जनाब इसका जो टैक्स है हमने जमा करवा दिया होगा, ये उसकी CPR है। ये भी हम सारे फिर प्रैक्टिकली हर चीज़ देखेंगे। अच्छा, ये रेडी रेफरेंस है सेक्शन 158 का, और ये इनकम टैक्स रूल्स मैंने कॉपी किया हुआ है, ये आप उसे देख लेना। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिफाइन किया है वो यहीं पे जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्लाइड्स कॉपी की हुई है। अच्छा, अब उसके बाद 5वां सवाल आता है। ये पहले तो देख लिया विद होल्डिंग जो रिजीम है वो क्या होती है, विद होल्डिंग टैक्स होता क्या है, होता कौन है, कब करना है। अब यहाँ पे सवाल है कि करना कैसे और किससे करना है। ठीक है, तो सेक्शन 153 में 3 बातें बताता है। पेमेंट जब आपने करनी है, चाहे वो एडवांस में कर रहे हो, चाहे पूरी पेमेंट कर रहे हो, चाहे पार्शियल पेमेंट कर रहे हो, आपने जो है अपने कारोबार का खर्चा करते वक्त टैक्स विदहेल्ड करना है। अगर आप नहीं करोगे तो FBR कल को वो टैक्स आपका काबिल कबूल नहीं करेगा, इनएडमिसिबल कर देगा, उसको उठा के आपका इनकम का पार्ट बना देगा, इनकम बूस्ट करेगी, टैक्स रेट ज़्यादा लगेगा, फिर पेनल्टी डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा मैंने कहा था लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि FBR कहता है आपने इसके ऊपर टैक्स नहीं विदहेल्ड किया, आप उन्हें बताते हो कि जनाब इसके ऊपर बनता नहीं था, BTL थी, बिलो टैक्स लिमिट थी, या इसके पास कोई एग्जाम्पशन थी, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। वो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी। अच्छा, अब तो पहला तो ये देख लिया कि फ्रॉम होम किससे करना है, रेजिडेंट पर्सन से करना है जो हमारे लोकल सप्लायर हैं। ठीक है, उसके बाद करना कैसे है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का फर्स्ट कैजुअल का पार्ट 3 डिवीजन 3 हमें ये बताता है कि जनाब आपने ग्रोस अमाउंट पे करनी है। आपने देखी होगी जब इनवॉइस आती है तो उसके ऊपर 3 आपकी जो है अमाउंट्स होती हैं, नेट अमाउंट, सेल टैक्स अमाउंट और ग्रोस अमाउंट। तो ग्रोस अमाउंट हमारी हमेशा ज़्यादा वाली होती है। ठीक है, अब उसने कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया कि ग्रोस अमाउंट पे करनी है। अब आपके पास अगर ये इनवॉइस 1,17,000 की इंक्लूडिंग टैक्स और विदाउट टैक्स भी उसने मेंशन किया हुआ है, तो आपने ग्रोस अमाउंट के ऊपर 1,17,000 जो है वो टैक्स पे, उसके ग्रोस अमाउंट के ऊपर टैक्स रेट लगाना है। वो कैसे लगाना है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अभी दोबारा आता हूँ मैं स्लाइड पे। इन 5 सवालों से में से कोई सवाल कोई ना समझ आया हो बताओ, क्योंकि ये जब तक समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे। ये हमारी प्रैक्टिकल बेस का ग्रास रूट लेवल पे हमारी ये बेस है, और इसको हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी। अच्छा सर, इसमें एक ये चीज मैंने आपसे पूछी थी कि जैसे होल्डिंग एजेंट का इन्होंने कहा था, तो ये इन्होंने जैसे डिफरेंस डिवीजन के लिए उन्होंने कहा कि आप जो है ये होल्डिंग कर सकते हैं टैक्स ना, सेल्स टैक्स, लेकिन वो स्टिल वो करते हैं, तो ये मतलब कि किस प्रोविजन के तहत? ये गवर्नमेंट करते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या आपने सवाल पूछा सेल टैक्स का। जी जी, सेल्स टैक्स का कि मतलब कि अब जैसे पर्सन है, हम लोग पाकिस्तान एयरपोर्ट से कोई चीज दे रहे हैं, नहीं, वो गवर्नमेंट तो का वो भी इंस्टीट्यूट वो करेगा, वो करते हैं, वो ना चाहते हुए भी करते हैं, वो पूरा विद हेल्ड करते हैं। नहीं, तो वो किस वजह से करते हैं? वो जैसे अभी टैक्स में तो उन्होंने कहा है कि ये आप लोग ना किया करें, तो वहाँ पे इनपुट भी नहीं आता उसका ऐसे ही है, एस्टीमेट। वो नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये वो गवर्नमेंट फिर अदारों के मतलब कि साथ तमाम के साथ मसला है, वो 100% विद हेल्ड करते हैं। जी जी, तो वो मतलब कि इससे फिर मतलब किस तरह से वो उनसे असल में ना कॉरस्पॉन्डेंस है? 11 कैजुअल है। ठीक है, उसके तहत वो करते हैं, लेकिन उन्होंने आगे लिखा भी होता है कि जो ATL में है उसका नहीं करना, लेकिन वो सबका करते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो कोई रिफंडेबल होता है, रिटर्न हो सकता है? नहीं नहीं, देखो उन्होंने आपको जो सेल टैक्स उन्होंने आपका जो विद हेल्ड किया होता है ना, अब तो उन्होंने FBR ने रैक्सेस सी के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली डाल दिया। आप वहाँ पे एंट्री डालोगे या सर्च करोगे तो जिस पार्टी ने आप पेमेंट के टाइम पे सेल टैक्स विद हेल्ड किया हो ना, वहाँ पे पेयर होता है, जस्ट लाइक जिस तरह आप इनपुट लेते हो ना परचेजेस का ऑटोमेटिकली, ये भी अब वैसे ही आने लग गया। तो वहाँ पे अगर आ जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप उनसे बात करो कि जनाब आपने हमारा सेल टैक्स विद हेल्ड किया था, इसको आपने अपने रिटर्न में शो नहीं किया, मेरे पास आ नहीं रहा, तो या तो मुझे इसका चलान दे दें या आप मुझे रिटर्न कर दें। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, रिटर्न कहाँ से उन्होंने करना है। जी, अच्छा, अभी इनकम टैक्स से रिलेटेड इसके इन 5 सवालों से कोई सवाल अगर आपका हो, कोई चीज़ पूछने नहीं वाली सर, हो। बस ये तो जो है मतलब कि अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो फिर ये समझ आएगा। वैसे तो इसमें जो है ना, अब ये जैसे फर्स्ट में आपने लिखा है वाई ऑफ होल्डिंग टैक्स टैक्स ना, जी, तो इस बात की जो है ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे कि मतलब कि क्या मतलब है इस बात का? मैं बताता हूँ कि क्या ज़रूरत थी कि विद होल्डिंग टैक्स को टैक्स ला के विद होल्डिंग टैक्स रजीम को टैक्स ला के अंदर बनाया जाए, कि क्यों ज़रूरत थी, क्या वजह थी कि आपको ठीक जो है है। सर, वो तो आपने बता हाँ, दिया कि साथ साथ जो है वो रेवेन्यू बस जनरेट ये होती ये ये यही मेन रीज़न है, यही मेन रीज़न है।
अच्छा इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं। उन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना था, रेवेन्यू की कलेक्शन थी बस। ठीक है। चले अब्दुल रऊफ, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चले अच्छा, ये यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं, अभी आप इसको इग्नोर करो। 17.32% सिंपल आपके पास एक ग्रोस अमाउंट है, ठीक है। अगर आपका सेलर जो है वो रजिस्टर्ड है, बायर आप विद होल्डिंग एजेंट हो, फॉल करते हो ऊपर इस कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, ठीक है, तो आप विद होल्डिंग एजेंट हो। अब आपने अपने कारोबार का कोई भी खर्चा करना है तो उसके ऊपर टैक्स भी विद हेल्ड करना है। तो सिंपल जो बायर है, जब उसने कोई चीज़ खरीदी तो खरीदने के टाइम पे उसने क्या करना है कि 1,17,000 के ऊपर जो है टैक्स विद हेल्ड करना है। से हमारे पास सेलर कंपनी था, तो कंपनी का रेट 4% होता है सप्लाईज का। तो अगर तो एटीएल में होगा, एक्टिव टैक्स पेयर होगा, तो हमने 4% विद हेल्ड करना है। इनएक्टिव होगा तो हमने 8% करना है। ये पूरी प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रहा। उसी तरीके से अगर बायर है, ठीक है, वो नॉन रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली वो इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, तो कैसे टैक्स विद हेल्ड कर सकता है? वो टैक्स विद हेल्ड नहीं करेगा। अब बात आ जाती है एंड कंज्यूमर, लेकिन ये एंड कंज्यूमर आप और मैं हैं। क्या हमने कभी कोई सामान लेने गए और हमने कहा होगा जनाब हम आपका जो है 2 लाख का सामान खरीदा, 3 लाख का हमने सामान खरीदा, तो हम आपका टैक्स विद हेल्ड करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम ऊपर इस कैटेगरी के अंदर इस कैटेगरी के अंदर जो है हम फॉल नहीं करते ये वाली कैटेगरी के अंदर। इसलिए ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स विद हेल्ड करना है, जो विद होल्डिंग एजेंट है। अपने कारोबार का खर्चा करते वक्त उन्होंने उसका टैक्स विद हेल्ड करना है, अगली पार्टी का, सेलर का, और ये इसने खुद जमा करवाना होता है। और एग्जाम्पल 4 ये प्रैक्टिकल बेस है, इसमें ज़रा थोड़ा सा सुन लेना। तो वो कंपनियां तो सेलर पर किस तरह से विड्रॉल कर सकती है, किस बुनियाद पे? जी जी अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से चीज लेती है जी और दूसरी कंपनी जो है वो सेलर है, जी वो बेशक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो उसका किस तरह से रिकॉर्ड कर सकती है टैक्स की बुनियाद पे? देखो आपको जो मतलब है, ये खर्चे वाली बात मुझे नहीं समझ आई, आप कह रहे हैं ना खर्चा करते हैं। मैं बताता हूँ। ये देखो, तो ये मैं आपको जो है एक छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखो, अज्यूम कर लो कि ये बायर है, ये सेलर है, ठीक है। बायर ने जो है सेलर से एक चीज़ खरीदी है 1,00,000 रुपए की, क्लियर। अब बायर के लिए जो है ये एक्सपेंस है, ये वैसे हर चीज़ उस वीडियो के अंदर लिखी हुई है, और इसके लिए जो है वो सेल है, क्लियर। अब इस जो बायर है ना, ये इसका खर्चा है 1,00,000। अगर ये इसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड नहीं ना करेगा, और कल को असेसमेंट के टाइम पे, ऑडिट के टाइम पे कभी भी, ठीक है, उनके हाथ ये बात चली गई कि जनाब इसने जो है पूरे साल में 70 लाख के ऊपर, या चलो छोटी एग्जांपल लेते हैं कि इसने जो है इस 1,00,000 के ऊपर टैक्स नहीं था विद हेल्ड किया, इस पार्टी का जो टैक्स विद हेल्ड करना बनता था, तो वो क्या करेगा? वो इस 1,00,000 को आपकी इनकम के अंदर शामिल कर देगा। आपकी इनकम के अंदर ₹1,00,000 बढ़ा, ठीक है, उसका टैक्स भी परसेंटेज बढ़ गया, टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर पे पेनल्टी भी डालेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगाएगा। इसलिए इस बायर को बहुत ज़्यादा फिक्र है कि जनाब मैंने जो है ये 1,00,000 रुपए का खर्चा किया है, मैंने अगली पार्टी का टैक्स, असल में ये इसका टैक्स है, इसका टैक्स नहीं है। अब ये क्या करेगा? विद होल्डिंग एजेंट है, तो ये कहेगा कि जनाब मैंने इस एक सेलर का जो है टैक्स 1,00,000 में से विद हेल्ड करना और जमा कराना। मिसाल के तौर पे जो रेट है वो 4% का है, तो इसने क्या किया? इसने 4% जो है सेल टैक्स विद हेल्ड किया, और सेलर को कितना दे दिया? बाकी 96,000 का चेक। अब ये 96,000 जो है वो इसने किसको दे दिया? सेलर को। लेकिन ये जो 4,00,000 है ना, ये उसने जमा करवाना है एफबीआर को, जो मैंने आपको बड़ा टाइम बताया कि उसने संडे से लेके अगले 7 दिन के अंदर जमा करवाना होता है। अब ये जो टैक्स है ना, ये इसका है, बायर का नहीं है। लेकिन इस बेचारे ने क्यों ये विद हेल्ड करके जमा करवाया? क्योंकि ये विद होल्डिंग एजेंट था, सेक्शन 153 का सब सेक्शन में इसका नाम था कि ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये भी कंपनी है। अगर ये कंपनी नहीं है, वैसे डोमेस्टिक परचेज ये कहते हैं ना? बिल्कुल डोमेस्टिक परचेज, बिल्कुल वही है, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ ये चीज़? जी जी। चले, इसीलिए जो है वो उसमें विद हेल्ड करना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है
हमारे पास एक एग्जांपल सबसे लास्ट वाली है, उसमें देखो सिंपल सी बात है कि सेलर और बायर दोनों रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो विद होल्डिंग। लेकिन एक चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप अपने सेलर को जो है कैश में पेमेंट करते हो, और उसने तो कैश में कर दिया, लेकिन नॉर्मली सेलर करते हैं कि जनाब ये सेल की कैश है, तो वो उसको नहीं शो करते, ठीक है, विच इज़ बैड थिंग, बिजनेस एथिकली भी नहीं ठीक, लेकिन लोग इस तरह करते हैं। अब आपने जो है उसको कैश में पेमेंट कर दी, लेकिन आपने कल को उसका टैक्स भी जमा करवा दिया, तो दोनों फंसोगे कि एक तो कैश में पेमेंट की है, ठीक है, ऊपर से उसका टैक्स जमा करवा दिया, उसने कल को सेल ही शो की होगी, इधर से आपने टैक्स जमा करवा दिया। और इस टाइम एफबीआर का सिस्टम इतना सिंक्रोनाइज है कि रियल टाइम में उनके पास डाटा जा रहा है कि कौन सा पार्टी किसका सेल टैक्स विदहेल्ड, इनकम टैक्स विदहेल्ड करी है। इस विदहोल्डिंग टैक्स का ये भी बड़ा एक जो है ना सिस्टम था कि उनको अपने टैक्स पेयर्स का मॉनिटरिंग का टाइम मिल जाता है कि जनाब हमने मॉनिटर करना है। अब सेलर ने तो अपना टैक्स नहीं शो करवाया, लाख रुपए की सेल नहीं शो कराई, आपने उसके भी पे इसका टैक्स जमा करा दिया, कल का वो पूछेंगे लाइन जनाब हमें रिकंसिलेशन बना के दें, आपने ये टैक्स जमा नहीं करवाया हुआ, वो तो सेलर तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। इसलिए जब भी कैश की ट्रांजैक्शन करनी है, अव्वल तो कैश की ट्रांजैक्शन करनी ही नहीं बिजनेस में, क्योंकि फिर स्टाफ वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, तो कैश एम्बेजलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो नॉन कैश प्रैक्टिस करता है, लेकिन अगर कैश में कभी करनी पड़ जाए तो बड़े तरीके से करें, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ करें जी। परचेज जैसे अगर हम किसी से कर रहे हैं, आपने कहा कि उसका 4,000 हम रोक लेंगे ना, जी 4,000 हम उससे रख लेते हैं, तो उसकी एक्सचेंज में हम उस बंदे को क्या देते हैं, रेसिप्ट देते हैं कुछ हम और? उसको जो है टैक्स चालान बना के देंगे, वो टैक्स चालान कैसे बनाते हैं उसके ऊपर पूरा 3 घंटे का लेक्चर है, बेफिक्र है यहाँ। अच्छा, तो वो हमने अपने इधर आईरिस सॉरी इसमें एफबीआर में जो हम का वो ऐसे बिल्कुल ऐसी है, टैक्स, प्रॉपर हाँ, उसके ऊपर वर्किंग है, बेफिक्र हो जाए, प्रॉपर वर्किंग करके दिखाएंगे किस तरीके से विदहेल्ड करना है, कैसे विदहेल्ड करना है, किससे किस टाइम करना है, कैसे जमा कराना है, पोर्टल के ऊपर जाके कैसे चालान बनाना है, पोर्टल के बाद पेमेंट के बाद पोर्टल के ऊपर सीपीआर कैसे निकलता है, वो भी दिखाएंगे, ठीक है ठीक है। ठीक है। अभी जो विद टैक्स विदहेल्ड किया होता है, ठीक है, उसकी ये दो शक्लें होती हैं, जिससे मैंने अभी आपको दिखाया था, एडजस्टेबल होता है फाइनल मिनिमम वाला मैंने कंसेप्ट दे दिया, मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको, 153 के लेक्चर में भी है, तो वो साथ को वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें भी हमने बातें की हैं वो मैंने सारी तमाम यहाँ पे वो जो लिखी हैं वो यही है कि गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि उनका टैक्स कलेक्ट हो जाता है, टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा है, उनकी एक एक तो सर एक और सवाल मेरा था, वो सर मेरे ध्यान में आया, जी तो जी ध्यान नहीं आ रहा। ये जैसे अब ये इनवॉइसेस लोग दे रहे होते हैं, ये इनवॉइस वगैरह इस तरह की चीजें, ये मतलब ये का सिस्टम नहीं पकड़ रहा होता, ये कि क्या मतलब कि जेन्युइनली पैसे उतार रहे होते हैं काम के, वो भी तो इनवॉइसिस इंसान की मतलब धोखा पे होते हैं, जैसे ये फ्लाइंग इनवॉइस या यार ये इनवॉइस बहुत गलत कहते हैं। चीज़ है, ये बहुत नहायत घटिया चीज़ है, गलत चीज़ है, ये जो भी करते हैं बड़ी गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। एक तो तो इससे सर इससे स्टेट को इनको नुकसान होता पता है। क्यों नहीं चलता? ये यार देखो सिस्टम के अंदर फ्लॉ होते हैं, हर जगह सिस्टम के अंदर फ्लो होते हैं, चीज़ों को टाइम लगता है, पाकिस्तान को बना कितना टाइम हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें सिस्टम के साथ साथ बनती हैं, ये बड़ी गलत चीज़ है जो लोग करते हैं, बड़ी मैल प्रैक्टिस है, स्टेट को बड़ा नुकसान होता है। देखो अल्टीमेटली हम ये नहीं कह सकते कि जनाब स्टेट हम पे कुछ भी नहीं लगाता, ऑलमोस्ट तकरीबन 74 साल होने लगे हैं पाकिस्तान को, और हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा पैसा खुद खा जाते हैं, बाहर लगा देते हैं, देखो सिस्टम चल रहा है, हमें फिर भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल रही है। अरबों के फाइन है, अरबों की इन्होंने घपले किए हुए हैं फ्लाइंग इनवॉइसेस के ऊपर, सेल टैक्स की, ठीक है, ये बड़ा गलत चीज़ है ये, बस क्या सर कर इन्होंने सकते हैं, फिर हमारा मतलब सिस्टम ये है समझ नहीं आती मुझे कि इन्होंने अब ये क्या है, फेक कंपनीज रजिस्टर की ऐसे ही जो है, इनकी काम ऐसे ही की किया है। होता है, ऐसे ही किया होता है, ठीक है। फिर अच्छा, कैश में पैसे ले लेते हैं, फिर इनवॉइस इशू कर देंगे कल को, फिर 2 नंबर इन्वेंटरीज बनाई होती हैं, 2 नंबर स्टॉक लिस्टें बनाई होती हैं, फिर एफबीआर में भी जाके उनको फिर थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मतलब बहुत गलत चीज़ है ये। आप अगर टैक्स की फील्ड में दोनों अगर नए नए आ रहे हो ना, तो इन चीज़ों से दूर रहना, इन चीज़ों से पाक रहना, इस चीज़ के अलावा भी बड़ा पैसा इंसान कमा सकता है, इस चीज़ से दूर रहना। बिल्कुल सर, वो तो हम लोगों का वैसे ही, वैसे एक चीज को मैं समझ रहा था कि मेरी मतलब जो इंडस्ट्री है ना, सिस्टम इनका। मेरी जो इंडस्ट्री है वो सर्विस की है, मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में ही नहीं गया, हमारी इंडस्ट्री में कोई इस तरह का स्टॉक नहीं होता, ठीक है, सर्विस का काम है, सिंपल सिंपल मेरा ज़्यादा फोकस ही सर्विस पे है, क्योंकि उसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी है ना ये 2 नंबरी जो है ना ये क्योंकि आपको क्लाइंट ने करना तो करना पड़ना है, तो अगर आपके पास वो क्लाइंट ही ना होगा, अब वहाँ से जो है मैं वही अपना पोर्शन जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देकर तो कंप्लीट कर लेता हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का सिस्टम चल जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। सर्विसेज में क्या चीज होती है, सर्विसेज में मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जैसी? जनाब इसके ऊपर सर्विस की हम 4 सेल टैक्स रिटर्न सीखेंगे, पंजाब की, सिंध की, केपीके की,
और इस्लामाबाद आईसीटी की, 4 यूनिवर्सिटी सीखेंगे। वो बहुत लंबी कहानी है, वो सारा आप देखना साथ साथ। अभी जो है ना, छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको सिखा दूं, उसके बाद ना 2 लेक्चर हैं तकरीबन 1.5 घंटे के, वीडियोस हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा सर, बेसिक जो सी चीजें हैं, ये कंपनी रजिस्टर करना और ये प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से रजिस्टर जी करनी जी चाहिए कि आप कल को वैसे ही फालतू में फंसे नहीं। जी। और ये मतलब बेसिक जो वो स्टार्ट की चीजें हैं वो आप नहीं बताएंगे हमें? यार मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपने बचपन में कभी अपने स्कूल का फॉर्म फिल किया ना, तो आप ये भी जी कर जी। सकते हो इसमें। अभी हम जब मैं सेल टैक्स में पढ़ाऊंगा ना, तो सेल टैक्स की थोड़ी रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है लॉ की, डिपार्टमेंट की, वो कंप्लाइंस पूरी करनी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी फॉर्म फिल करना, ये करना, वो करना, वो अगर आपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे फिल किया हुआ ना, तो आप वो कर सकते हो, वो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। पोर्टल है, हर चीज़ आपने उसके ऊपर डाटा एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट्स डालने हैं, शेयर होल्डर्स की डिटेल डालनी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायर्ड होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, वो मैं सारी आपको साथ साथ बता दूंगा। उसमें कोई इतना कोई इशू नहीं है, उसमें सीखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। वो आप एक दफ़ा करोगे आपको पता लग जाएगा, बात खत्म। ठीक है सर। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इसी तरह जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, आप मुझसे पूछ लेना सर ये कैसे रजिस्टर करवाते हैं, वो कैसे रजिस्टर करवाते हैं। अभी ना शुरू के 2 लेक्चर ना थोड़े से ना वो हैं लेंथी, उसके बाद ना बाकी हमें इंशाल्लाह ना पौने 2 घंटे में फारिग हो जाया करेंगे, तो बड़ा टाइम मिलता है, फिर डिस्कशन कर लिया करेंगे। कुछ चीज़ आप, मुझे भी बाज़ बात कुछ चीज़ जो है वो नहीं सीखने को मिल जाती है, तो वो फिर टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा अभी ना ठीक है ये, सर, ये जो आपने लिखा है इनकम टैक्स रिजल्ट अंडर सेक्शन 153 4.5%, जी जी, 4.5% इन्होंने किस वजह से रखा है? बस वो देखो रेट है ना फैसिलिटेट किया हुआ है। अब ये जो एग्जांपल है 4.5% है, इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लायर होगा, ये होगा इंडिविजुअल या एओपी, और गुड्स का सप्लाई का काम है। कंपनी का जो सप्लाई का वो 4% है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेट, और नॉन कॉर्पोरेट जो होता है इंडिविजुअल एओपी, उसका 4.5% होता है। बल्कि इसको जो है मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि सेम एग्जाम्पल हमने उसमें भी लिया है, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाली कर रहे हैं, इनकम टैक्स की। ये मैं आपको बता देता हूँ, बताने का मकसद ये है कि जब आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको उस टाइम कोई माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आपको क्लियर होगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनवॉइस आई, हमने ₹1,00,000 की सप्लाई ली, इसमें 17% टैक्स लगा के 1,17,000 की इनवॉइस दे दी। हम बायर हैं, विद होल्डिंग एजेंट है, ठीक है। ऊपर जो विद होल्डिंग एजेंट बताए थे उनमें से कोई हम एक हैं। अब इसका जो डेट है, अज्यूम करते हैं कि जो हमारा सप्लायर जिससे हमने चीज़ खरीदी है ना, ये है इंडिविजुअल या एओपी, नॉन कॉर्पोरेट है, ठीक है, टैक्स पेयर है। इसका जो टैक्स रेट लगता है वो 4.5% है। अब हमने ऊपर क्वेश्चन में ये हमने देखा था, बल्कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट टैक्स विदहेल्ड करना है, अज्यूम करते हैं हम टैक्स पेमेंट जो है, अज्यूम करते हैं कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। और फिर ऊपर पड़ा था किस अमाउंट पे करना है, ग्रोस अमाउंट पे करना है, तो हमने ग्रोस अमाउंट पे 1,17,000 का 4.5% लिया, 5,265 विदहेल्ड किया। लेकिन हम इस अमाउंट तक पहुंचे किस तरह, इसके कुछ स्टेप है। सबसे पहले इनकम टैक्स राइट साइड पे हम देखते हैं। हमने सबसे पहले ये देखना कि आया हम लोग विद होल्डिंग एजेंट हैं भी कि नहीं, कि हम लोग विद हेल्ड करना कि भी नहीं करना। उसके बाद ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। बाज बात जो है आपके एग्जेम्प्टेड आइटम्स भी होती हैं, उनको ऊपर टैक्स विद हेल्ड नहीं होता। फिर आपने ये देखना कि सेलर जिसे हम चीज़ खरीद रहे हैं, सप्लायर, वो उस सेलर टाइप के इंडिविजुअल एओपी कंपनी है, क्यों, क्योंकि उसका टैक्स रेट भी अकॉर्डिंगली होंगे। फिर हमने ये देखना कि उस सप्लायर का एक्टिव टैक्स एटीएल में क्या उसका जो है स्टेटस है, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, क्यों, क्योंकि उसके रेट उसके अकॉर्डिंगली जो है इंक्रीज होंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें जवाब मिला कि जनाब हम लोग जो हैं विद होल्डिंग एजेंट है, अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी है। उसके बाद जो हमने गुड्स लिए 1,00,000 की, वो टैक्सेबल है, और जो सेलर है वो रजिस्टर्ड है एफबीआर के अंदर। उसके बाद एनटीएन है, और वो एक्टिव है एटीएल के अंदर, इनकम टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर। अब हमने जो है इनकम टैक्स विद हेल्ड करना है, तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप होता है, हम इस वेबसाइट पे आते हैं e.fbr की, वहाँ से हम एनटीएन चेक करते हैं, और हमने देखा कि जनाब यहाँ पे इसका स्टेटस एओपी है या इंडिविजुअल है। हमारे केस में जो डेट हमने लगाया 4.5%, वो एओपी या इंडिविजुअल होगा। उसके बाद हमने इनकम टैक्स एटीएल में देखना है कि जिस डेट को हम पेमेंट करें उस डेट पे उसका क्या स्टेटस है। हम एनटीएन डालेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्टिव या इनएक्टिव। एक्टिव होगा तो 4.5%, इनएक्टिव होता तो ये रेड कलर का होता, तो हमने 4.5 की जगह 10th रूल के 10th स्केड्यूल के रूल 1 के मुताबिक डबल कर देना था, 4.5 से 9.5% करना था। और उसके बाद जो आप टैक्स चालान कह रहे थे ना, वो टैक्स चालान ये होता है कि ये हमारा जो टैक्स चालान है, जो हमें फर्ज को रिज्यूम कर लेते हैं कि ये 500 है, यहाँ पे होता है 5,000। तो हमारा
वेंडर हमें ये कहता है कि जनाब आपने मैंने आपको 5,000 का कोई काम दिया था सामान, उसके ऊपर आपने जो है फर्ज करो मेरा 400 रुपया टैक्स काटा है, अमाउंट जरा भरी कर लेते हैं, फर्ज करो वो कहता है जनाब आपने मेरा 10,000 टैक्स काटा है, तो क्या आप ये खुद तो नहीं खा गए? मुझे तो सबूत दें कि मुझे तो आपने 4,000 कम पे किया था। ठीक है, कल को मैं गवर्नमेंट से क्लेम कर लूंगा, उस क्लेम के लिए मुझे कुछ सबूत तो दें। वो आप ये देंगे सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स। ये इस बात का सबूत है कि जो विदहोल्डिंग एजेंट खरीदार है उसने टैक्स कलेक्ट किया था, डिडक्ट किया था और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा दिया, और ऊपर डिपॉजिट डेट भी आ रही है, और इसको नीचे सीपीआर नंबर से भी ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है कि जनाब ये बंदे ने जैनवन हमें टैक्स चलान दिया है कि कोई फेक चलान दिया है। अब ये भी ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। मिलिट्री से बंदा ले सकता है ये चीज? जी जी। मिलिट्री से बंदा ये चीज ले सकता है? किससे? मिलिट्री से, बिल्कुल, डिपार्ट डिफेंस जो केयर से। जो है ना, उससे क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बिल्कुल देते हैं आपको। ठीक है, आप उन्होंने जब आपको पेमेंट पे इनकम टैक्स विदहेल्ड किया होगा ना, वो तो बाकायदा उनका बड़ा अच्छे तरीके से आता है इनवेलप के अंदर, उनका क्या उसको बोलते हैं क्या उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ना उसको प्रेजेंट किया होता है, पीछे इनवॉइस की कॉपी वगैरह भी लगाई होती है अक्सर। एक दो ये मिलिट्री के हुआ ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ काम जी जी, करने का, वो देखिए है वो बड़ा मैंने। जबरदस्त वो देते हैं इनवेलप के अंदर, पीछे इनवॉइस की कॉपी वगैरह लगा के प्रॉपर उनका सिस्टम होता है कि हमने इस डेट पर विदहेल्ड किया है, वो बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन होती है उनकी। बिल्कुल। ठीक है, अब आपने देखा कि एक छोटी सी अमाउंट थी जो हमने इनकम टैक्स विद हेल्ड किया 5,000, उसके लिए हम किस किस स्टेप से गुजरे हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमने बात किया एक वेंडर की, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन की। तो ओवर द पीरियड ऑफ मंथ आप जो है 100,000 ट्रांजेक्शन करते हैं, पूरे साल में 100,000 ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन के लिए जो है आपने इस स्टेप से गुजरना है। अब मजे की बात है, आप विद होल्डिंग एजेंट हो, बायर हो, लेकिन ये टैक्स किसका आपने जमा कराया? अपने सप्लायर का। ये तो टैक्स आपका था ही नहीं। ठीक है, वो तो आपने उसके भी आप गवर्नमेंट को जमा करा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया। अब इसके लिए आपको जिसका टैक्स के साथ लिंक कोई नहीं था, आपका अपना था ही नहीं टैक्स, किसी दूसरी पार्टी का जमा कराया, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए कंसलेशन बनानी पड़ेगी। कल को वो रूल 44 का जो है पत्थर पे लकीर वो नोटिस है जो हर साल आता है, ठीक है, वो आपसे रिकंसलेशन बनाए मांगेगा कि जनाब आपके ऑडिटेड अकाउंट्स में 20 करोड़ का एक्सपेंसिस थे, क्या आपने 20 करोड़ के ऊपर अपना इनकम टैक्स विदहेल्ड किया? उसमें कुछ अमाउंट बीटीएल होंगी, कुछ अमाउंट एग्जेम्प्टेड होंगी, वो आपने पूरी उनको रिकंसलेशन बना के देनी होती है। ठीक है, फिर आपको अगर आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है तो उस ऑडिट के अंदर आपको जो है सारी रिकंसलेशन देनी पड़ेगी। कल को एफबीआर कोई ऑडिट ओपन कर देता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, डाटा एंट्री करनी पड़ती है, रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस पर्टिकुलर लेक्चर में बताऊंगा कि सॉफ्ट कॉपी में डाटा अपने पास कैसे किस तरीके से एक्सेल फाइल्स में रखना है और हार्ड फॉर्म में कैसे रखना है, ताकि कल को कोई भी आपके पास आ जाता है तो आपके पास 4 साल पुराना डाटा भी अवेलेबल हो। तो जी ये हमारा जो है आज तक का लेक्चर था। ठीक है, ये अब यहाँ पे वीडियो लिंक नंबर 1 है। ठीक है, सेक्शन 153 पेमेंट फॉर गुड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने लाजमी देख ली है, नहीं देख लेनी है। आप बेशक जब भी आपको टाइम मिले आप देख लेना। ठीक है, दोनों जॉब करने वाले हो जब रिलैक्स हो गए, 1 घंटे का लेक्चर है। उसके बाद वीडियो लिंक नंबर 2 है कि हाउ टू विदहेल्ड इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, जो भी मैंने आपको इनकम टैक्स का सिखाया है ना, वो वीडियो की शक्ल में ये लेक्चर मौजूद है, तकरीबन हाफ एन आवर का है। तो ये इस पूरे वीक में जब भी आपको टाइम मिले आप देख लेना। इंशाल्लाह इसके बाद कोई क्वेश्चन आपका जो है वो करने वाला नहीं होगा। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता ये है। किधर भेजेंगे? मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दूंगा, नो इशू। ठीक है, ठीक तो है। और सर ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, अगर ये भी आप ये हाँ, करके ये भी जो अपलोड है ना कर मैं दें। कोशिश करूंगा कि आपको एक आधे दिन में ये भी सेंड कर दूं। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगी। अभी तक आज के लेक्चर से रिलेटेड जो है कोई क्वेश्चन जो है अगर आपका हम कर लेते हैं, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछने वाला है जी अब्दुल रऊफ, पूरे लेक्चर में जो है किसी किस्म का कंफ्यूजन कोई चीज़ पूछने वाली है, कोई ना समझ आई हो, जिसने थोड़ा तंग की हो, वो अभी कर लो ताकि वो चीज़ क्लियर करके यहाँ से उठो। सर अभी वैसे ये है कि मैं थोड़ा देखूंगा इन चीज़ों को, कि मतलब कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ाई है ना, जी जी, उनको एक तरतीब दूंगा और उसमें थोड़ा सा मतलब कि अरेंज करूंगा कि इसमें मतलब एक थोड़ा अपनी प्लानिंग बनाऊंगा ना कि अंडरस्टैंडिंग किस तरह डेवलप करोगे। बन जाए। ठीक है जी ठीक है, जी जी नो जी इशू, वेरी बिल्कुल। नाइस वेरी नाइस। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है मैं फिर थोड़ा सा वो ये अगर वीडियो लेक्चर आप भेज दें अगेन, फिर मैं समझूंगा इसको दोबारा से, फिर इसमें देखूंगा कि अगर कोई चीज़ पूछने वाली हुई तो फिर मैं आपसे जो है ना इंशाल्लाह ठीक हो ठीक हो। डिस्कस कर लूंगा। क्योंकि अभी ये इसमें मुझे सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि मतलब कि चीज़ हो क्या रही है। अभी तो बस साफ साफ समझ में आई है, लेकिन ज़्यादा मैंने चीज़ों को पिकअप उस तरह नहीं किया। तो वो इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो सेंड करेंगे तो फिर ज़्यादा वो चले क्लियर हो ठीक जाएगा, होगा, वाज़ेह हो कोई जाएगा। इशू नहीं। आपके पास नंबर है, जब भी हो आपको कुछ चीज़ ना समझ आ रही हो ठीक है। आप रियल टाइम में पूछ लेते हैं।
पूछ लीजिएगा जी। ठीक है। साथ आपने जो लेक्चर लिया अभी तक, कोई क्वेश्चन वगैरह आपकी तरफ से? तो जी साथ में मेरे ख्याल से वही मसला है, नेट वो वाला नहीं, चलो इनका नेट का भी इसका इंशाल्लाह ना, नेट वाला मसला हल हो थोड़ा जाता सा है, इशू कोई है, इशू वो नहीं। कह रहा था कल तक मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। चले कोई इशू नहीं, चले इंशाल्लाह जनाब, आपसे कल मिलते हैं सेम ठीक है। टाइम पे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर।